Trust Fellowship of London and also Young Scientist Awards during his education times. He is chief editor also to Indian Journal of Veterinary Pathology. He has also visited a number of countries for academic purposes and he has been elected as National Academy of Sciences Fellow and Veterinary Academy of Veterinary Sciences. Along with him, we are Dr. Somdev Sharma. He is head of the department Horticulture and Fruit Sciences from Vice Parmar University. Apart from his academic interest, he is also Adhyaksh of Himachal Pradesh Prant of Bharatiya Kisan Sangh. Also we are having Dr. Radhakrishnan from Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya as rapporteur. So sir, may I request the chairman to kindly start the session. Meanwhile, may I request all the delegates who are staying at the outside of this auditorium, or if you have your colleagues are there outside the auditorium, please call them inside. हमारे जो प्रतिभागी बाहर जो है इंतजार कर रहे हैं उनको मैं निवेदन करूंगा कि कृपया अपना स्थान हॉल में ग्रहण करें. And I would like to know that I think we have Dr. Balaji Aglave from USA, and then second Dr. Swadesh Mukul Santra, professor at Director University of Florida from USA. I think he's also there. And may I have anybody from Dr. M. Angamuthu, the chairman EPIDA? Is there any person who will? So you're going to speak on his behalf? Okay, so we are going to speak on behalf. Okay, thank you. So I think, and then we have a third lecture on Dr. Prabhakar Rao, Chairman, Managing Director, Anuji Vidu Seed Limited. And finally, we have got Dr. Sudha Mysore from AgriInnovate ICR. So friends, after having the first important session, now it comes to entrepreneurship development. This is yet another important topic, and this is in agriculture itself. Agri-entrepreneurship is a very important now, not only for the poverty alleviation, it is also for the farmers' income increase, wealth creation, reducing malnutrition, and so many advantages. Sorry, हिंदी बोलें, कोई बात नहीं. ठीक है. हाँ, सॉरी, मैं हिंदी बोलूँ, कोई नहीं, हिंदी बोल सकता. हाँ, ठीक है. तो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और एंटरप्रेन्योरशिप पिछले लगभग 10 सालों में सरकार ने और डिफरेंट डिपार्टमेंट ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है. बहुत अच्छे लग रहे हो सर. हेलो, अब ठीक है. हाँ, सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं. आईसीआर भी अपनी योजनाएं चला रही है. पिछले लगभग 10 सालों से योजनाएं चल रही हैं, और लगभग आज देश में लगभग 500 के आसपास एंटरप्रेन्योरशिप जो है अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स हैं. तो इस सब्जेक्ट को हमारे इतने बड़े देश के लिए 500 बहुत कम होते हैं, जहाँ की जनसंख्या जो है लगभग 1.35 बिलियन हो, जहाँ पर इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर हो, इतनी डाइवर्सिटी हो, एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज हों, पोल्ट्री डेवलपमेंट है, एक्वा कल्चर है,
उसमें एंटरप्रेन्योरशिप थाउजेंड्स में होनी चाहिए और स्टार्टअप भी उसी माने में ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। और वो किस तरह से हमने अपने छात्रों को, अपने यंग यूथ को, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में है, पॉपुलेशन में है, कैसे उनको, उनकी स्किल को हम डेवलप करें ताकि उनका एक माइंडसेट बन जाए इस तरह से कि वो बजाय जॉब को, नौकरी को खोजने के बजाय, वो जॉब सीकर के बजाय वो जॉब गिवर्स बन जाए, प्रोवाइडर बन जाए। वो हमारा, एंड उसके साथ ही साथ वो एक इनोवेशन करते हैं, फार्मर्स का, जनता की सॉल्यूशन देते हैं जिसमें उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इट इज़ काइंड ऑफ बिहेवियर। वो बिहेवियर हमें इस देश में एग्रीकल्चर में भी बड़े मतलब उच्च पैमाने पर लेके आना है ताकि हमारे जो समस्याएं हैं फार्मर्स की, फॉर एग्जांपल जो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन है, इन्फॉर्मेशन हमारे फार्मर्स को नहीं पहुंच पा रही है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, हम कहते हैं केवल 30% टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, लाइफ टेक्नोलॉजी और भी कम जा रही है फार्मर के पास। इन सभी ये सब ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करके आप नए नए एंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं हमारे यूथ, और फार्मर के डोर स्टेप तक सब पहुंच सकते हैं। तो इसमें जो हमारे यहाँ जो 4-5 लेक्चर होंगे वो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं। तो मैं पहला लेक्चर में शुरू करना चाहूँगा फ्रॉम डॉक्टर बालाजी एकलव्य फ्रॉम USA। Dr. Balaji, currently he is the research director, Florida Agriculture Research, and he has done a PhD in agriculture sciences. He has got experience of over 15 years in agriculture, pest management, and his major area of research has been pesticide testing and analysis. Currently, he is doing farming in USA, and farming operation that too of around 1,240 acres of land. And the major crop cultivation what he has been doing is mango, moringa, mustard, cigar पे है, जैकफ्रूट पर, कोकोनट पर, आंवला पे है, ऑरेंजेस पे है। तो इन पर एक खेती कर रहे हैं 1240 एकड़ में। जाहिर है कि इनका जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। अब मैं डॉक्टर बालाजी को इनवाइट करता हूँ कि अपना वो लेक्चर, और मैं समझता हूँ कि 20 मिनट विल बी एनफ। वी आर गोइंग टू गिव 20 मिनट्स टाइम एंड और 5 मिनट हम जो डिस्कशन के लिए रखेंगे। तो उसे प्रथमतः मैं भारतीय किसान संघ का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया है। दूसरी, मुझे ये बात की खुशी है कि मैं मेरे PhD एडवाइज़र डॉक्टर दिलीप कुमार घोष जी के सामने पहला मेरा टॉक दे रहा हूँ। जैसे मेरा PhD कंप्लीट हो गया था, मैं US निकल गया था, आज पहला मौका है कि मैं उनके सामने कुछ बोल रहा हूँ। और जिस तरह के आज का जो टॉपिक है कॉन्फ्रेंस का कि हार्नेसिंग इंडियन एग्रीकल्चर फॉर डोमेस्टिक एंड देन ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, तो मैं बस मेरा यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो कि इस टॉपिक से एकदम मिलते जुलता है सब। तो आप देखेंगे कि भारत ने वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए क्या दिया या अमेरिका के लिए क्या दिया। अगर देखा जाए तो अगर अमेरिका का जो IT सेक्टर जो है 80% जो है इंडियन स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है। जितने 80% जो IT इंजीनियर्स है ये अमेरिका में जो है इंडिया से है। मेडिकल फील्ड देखा जाए तो 30% डॉक्टर इंडिया से है। अगर आप बिजनेस, होटल, कन्वीनियंस स्टोर, गैस स्टेशन बिजनेस में देखे जाए तो नियर अबाउट 40% इंडियंस वो बिजनेस चला रहे हैं। तो मुद्दा आता है कि हम किसान या एग्रीकल्चर सेक्टर ने भारत ने यूएस को क्या दिया। तो उससे रिलेटेड मेरा खुद का एक्सपीरियंस में बोलता हूँ कि मैं 2009 में यूएस में मूव हो गया एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। करंटली भी मैं रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। आई एम अ रिसर्च डायरेक्टर फॉर फ्लोरिडा एग्रीकल्चर रिसर्च। लेकिन कभी कभी लगता था ना कि भाई अब साइंटिस्ट ही रहेंगे तो एप्लीकेशन में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। तो मैं ऐसा सोचा कि मैं एप्लीकेशन का भी देखूंगा कि वो एक्चुअल फार्मिंग का भी देखूंगा, एट द सेम टाइम मेरा जॉब एज अ रिसर्च कंटिन्यू करूंगा ताकि दैट इज़ माय पैशन टू। तो इसी सिलसिले में मैं ये यहाँ पे किसान है उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए और किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो सकता है, या हमारा खुद का रोजगार है, हम किसी को रोजगार उपलब्ध कैसे कर दे सकते हैं उसके बारे में बता दूंगा। कि जैसे मैंने सोचा कि मैं भारतीय जो क्रॉप्स है, जैसे कि बहुत सारा इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे जो और मैंगो का इंपोर्ट यूएस में बंद था लास्ट 6 साल से, इस साल ओपन किया है थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट की भारतीय के किसानों के मैंगो आज इस साल यूएस में एक्सपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि इंडियन मैंगोज इंडिया से इंपोर्ट नहीं होते थे।
तो और काफ़ी सारे लोगों का जो भारतीय है वो चाहते थे कि हमारा अल्फांसो, केसर, मलिका, दशहरी वहाँ पे मिले। तो मैं फिर सोचा कि नहीं ये क्रॉप का मैं प्रोडक्शन करूंगा जो कि यूएस में बिल्कुल नहीं होता है। यूएस में मैंगो का 0.3% प्रोडक्शन होता है, 99.7% मैंगोज इंपोर्ट होते हैं। और मेरा ये टारगेट था कि भारतीय जो मैंगोज है वहाँ पे कल्टीवेट करना शुरू करते हैं। तो फिर मैं गवर्नमेंट को अप्रोच किया, गवर्नमेंट ने भी बोला कि नो यू कैन गो हेड एंड डू इट, आप कल्टीवेट कर सकते हैं लेकिन हम आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे क्योंकि ये डोमेस्टिक क्रॉप नहीं है। जब आप आपका रेपुटेशन इस्टेब्लिश करोगे 5 इयर्स में प्रोडक्शन का, देन विल गिव यू इंश्योरेंस। तो मैं बोला ठीक है, चांस तो लेना है। तो मैंने 2013 में हापुस, अल्फांसो, केसर, मलिका, दशहरी का प्लांटेशन शुरू किया। आज लास्ट 4 ईयर से लगभग हम 37 डिफरेंट स्टेट यूएस में हम मैंगो का सेल करते हैं। जब गवर्नमेंट ने देखा कि 5 साल का कंसिस्टेंट रिकॉर्ड, एंड आई कैन टेल यू अभी हमें इंश्योरेंस भी मिल गया इस साल से। तो एक ही चीज़ है कि हमने शुरू किया मैंगो का शुरू किया, देन सेकंड जो क्रॉप शुरू किया कस्टर्ड एप्पल। आपको तो पता है कि कस्टर्ड एप्पल इतना पेरिशेबल क्रॉप है कि उसका एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर भले ही इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहे, लेकिन जब कस्टर्ड एप्पल वहाँ कंज्यूमर के हाथ में मिलेंगे तब तो उसका क्वालिटी नहीं रहेगा। फिर शुगर एप्पल दूसरा, कस्टर्ड एप्पल दूसरा क्रॉप शुरू किया। सक्सेसफुली लास्ट 6 ईयर से बहुत अच्छे से प्रोडक्शन करते हैं। वी आर इंश्योर्ड फॉर दैट क्रॉप ऑल्सो। और क्या दिया फिर भारत ने अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या दिया, तो मैं उसका एक उत्तम उदाहरण आपको बता देता हूँ कि मैंने 2020 तक अमेरिका के कोई भी स्टोर में जैक फ्रूट नहीं देखा था। कोई भी स्टोर में, डॉक्टर संतरा भी यहाँ पे है, वो भी यूएस से है, कभी हमें जैक फ्रूट कोई स्टोर अमेरिकन स्टोर में कभी नहीं मिला था, इंडियन स्टोर में मिलता था। लेकिन हमने फिर जैक फ्रूट 2016 से जैक फ्रूट का कल्टीवेशन शुरू किया। अभी अमेरिकन स्टोर हमारा जैक फ्रूट बाय करते हैं। और दूसरा चीज क्या है कि अमेरिकन लोग जैक फ्रूट खाने लगे जो उन्होंने अभी तक कभी खाए नहीं थे, और अभी जो है उसका डिमांड काफी बढ़ गया है। तो ये जो जैक फ्रूट है, और उसका और एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड एग्जांपल देता हूँ। कैलिफोर्निया में अभी एक रेस्टोरेंट शुरू हो गया है, वहाँ पे चिकन सब्स्टिट्यूट सैंडविच जो मिलता है उसमें जैक फ्रूट होता है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि इसका टेस्ट जो है चिकन की तरह। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे पता नहीं कि उसका टेस्ट कैसा होता है, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई ये चिकन से मिलता जुलता टेस्ट है। तो इस तरीके से हमने इंट्रोड्यूस किया है फार्मिंग को वहाँ पे। तो जैक फ्रूट भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है। आपको मुझे बताने में बहुत खुशी होगी कि मोरिंगा जो है, आप सरगवा बोलते हैं, ड्रमस्टिक बोलते हैं, तो उसका जो यूएस में अभी जो है कि बहुत ही हाई वैल्यू एडेड जैसे न्यूट्रिशनल फूड को ले काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो होल फूड स्टोर्स है जो प्रोटीन रिच, न्यूट्रिशनल रिच प्रोडक्ट बेचते हैं। अभी हम मोरिंगा का शुरू किए हैं कल्टीवेशन, 5 साल हो गए हैं। हम लोग सिर्फ पॉड नहीं बेचते हैं, हम लोग लीफ भी बेचते हैं। और मैं आपको खुशी से बोलता हूँ, और मैं आपको रिकॉर्ड भी दिखा देता हूँ कि मेरे 65 कस्टमर्स मोरिंगा के लीव्स बाय करने वाले अमेरिकन है। अमेरिकन रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडियन और एशियन है, लेकिन 65% पॉपुलेशन जो है ये अमेरिकन है, प्योर अमेरिकन पॉपुलेशन बाय करता है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन नीम लीव्स, जो नीम के पत्ते होते हैं, हमारा हर दिन का कम से कम 200 to 240 ऑर्डर्स होता है, ऑन एन एवरेज निकाला है हमने। तो उसी में भी लगभग 40 से 50% जो है, जो ऑर्डर्स होते हैं वो अमेरिकन के होते हैं, साउथ अमेरिकन लोगों के होते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी अवेयरनेस आ चुका है। और वो लोग ये हमारा इंडियन जो प्रोडक्ट्स है, क्योंकि नीम जो है इंडिका इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, हमारा लीगसी है वो, लेकिन वो अभी वहाँ भी इंट्रोड्यूस करने के बाद में अमेरिकन लोग बाय करते हैं। एज ए रिसर्च साइंटिस्ट जब भी मैं होम डिपो, वहाँ पे होम डिपो का या लोज करके फेमस चेन होता है जहाँ पे लोग किचन गार्डनिंग के लिए पेस्ट कंट्रोल के प्रोडक्ट बाय करते हैं। आप अगर अमेरिका के कोई भी होम डिपो या लोज या कोई भी स्टोर में आप जाओगे ना, तो वहाँ पे किचन गार्डन के लिए बायो पेस्टिसाइड होते हैं। आपको बोल देता हूँ कि 90% बायो पेस्टिसाइड जो वहाँ बेचे जाते हैं उसका जो किससे बनते हैं, वो नीम ऑयल से बनते हैं। 90%। आप कोई भी स्टोर में कभी भी अमेरिका आपको जाने का मौका मिला तो देख लेना। तो वो एक चीज़ है ना कि फिर मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छा पोटेंशियल है। देन वी स्टार्टेड द नीम लीव। मैंने यहाँ पे भी, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 इंडस्ट्री भी शुरू की है। एक अहमदाबाद में शुरू किया, यहाँ पे एक लातूर में शुरू किया। वही ऑब्जेक्टिव कि यूएस में नीम ऑयल का काफ़ी अच्छा डिमांड है। इफ़ यू प्रोवाइड नीम ऑयल मोर देन 2000 ppm, देयर इज हाई डिमांड। तो हम किसानों ने उस तरफ थोड़ी जाना जरूरी है।
आज मैं जब फैक्ट्री शुरू किया यहाँ पे, अभी नीम ऑयल का फैक्ट्री शुरू किया, नीम का सीड नहीं मिलता है, बहुत हाई डिमांड सीड है वो। तो मेरा वही एक्सपीरियंस से आपको यही सजेस्ट करना है कि ऐसे कुछ करेंगे हम जिसको जो खेती में लगाएंगे उगाएंगे ना, वो अच्छे से बेचा जाना चाहिए। तो वो हम लोग खुद के, हमारे देश में भी अच्छे बहुत सारा चीज़ हम इंट्रोड्यूस करते हैं। आज मुझे एक बताओ, कौन यहाँ पे कोई किसान है जो कि नीम के पत्ते बेचता है? कोई नहीं बेचता है। अब जब तक वो अच्छे से मार्केटिंग नहीं करोगे, हमने क्या है, आप हमारे प्लेटफॉर्म्स है, हमने वेबसाइट बनाए, हमने नीम का लिटरेचर बनाया और लिटरेचर में सभी लिटरेचर को गूगल में एडवर्टाइज कर दिया। इनिशियली पैसा स्पेंड कर दिया, जैसे लोगों को पता चला कि नीम के बहुत सारे आयुर्वेदिक बेनिफिट्स है, पीपल स्टार्टेड बाइंग इट। तो किसानों के लिए यहाँ पे भी यही एक ही चीज़ बोलूँगा कि हमें क्या करना है कि हमें हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करना जरूरी है। आपके पास भले ही सोना होगा, लेकिन आप वो सोने को अच्छे से प्रेजेंट करोगे तभी जाके बेचेंगे ना, तो तब जाके बेचा जाएगा वो सोना। इसलिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो दूसरे क्रॉप पे, मुझे आई डोंट नो कितना टाइम बचा है मेरे लिए, है ओके ठीक है। सो दूसरा जो हम क्रॉप जो किए थे कि अभी मैंने आपको मोरिंगा का बोल दिया कि बाद में क्या हुआ कि जब इंडियन फार्मर बोले कि आपका जो मैंगोज है काफ़ी, अमेरिकन लोग बोले कि इंडियन मैंगोज आर रियल गुड। अभी तक उन्होंने जो मैंगो खाए थे वो जो केंट वगैरह जो साउथ अमेरिकन वैरायटीज़ खाए थे। तो देन फार्मर जो यूएस के जो किसान हैं, दे स्टार्टेड अप्रोचिंग अस कि इसका कोई इंडिया से कोई अच्छा सा ब्रीड बना के दे सकते हैं क्या, या इसके ऊपर किसने रिसर्च किया है, कौन है फाउंडर। दे स्टार्टेड आस्किंग अबाउट इंडियन मैंगोज। तो ये होने के बाद में हम इंडिया वहाँ पे यूएस में काफ़ी सारा यूनिवर्सिटीज दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन अल्फांसो केसर नाउ। So they are doing research and they are started a breeding program to improve the new cultivars और नया कुछ बनाने का वो कोशिश कर रहा है। And being a scientist, जो मैं मेरा जो मेन कोर एरिया है, आई एम इनटू द पेस्टिसाइड रेगुलेशंस। तो जो भी यूएस में देर आर नियर अबाउट 646 पेस्टिसाइड्स सीड एंड फर्टिलाइजर कंपनीज इन यूएस। तो कोई भी अगर इंडिया में भी वो CIB थ्रू किया जाता है, वहाँ पे USDA और EPA थ्रू किया जाता है कि आई एम इनटू द डिस्कवरी कंपाउंड टेस्टिंग। कोई अगर कंपनी अगर नया पेस्टिसाइड तैयार करता है तो आवर जॉब इज टू कंडक्ट द रिसर्च ऑन दैट पेस्टिसाइड। दिस इज कॉल्ड एज अ थर्ड पार्टी डेटा एनालिसिस। वी कंडक्ट रिसर्च एंड वी प्रूव दैट ओके ये जो पेस्टिसाइड है ये मात्रा में काम करता है, ये क्रॉप पे काम करता है, ये डिसीज पे काम करता है। एंड वट एवर द रिपोर्ट दैट वी प्रिपेयर, USDA accepted because we are authorized by the USDA to conduct research on those pesticides. तो जब मैं चीज़ें कर रहा था तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग भी हमारा भारत भी उसी तरीके से जा रहा है। और जो संघ जो काम करता है, भारतीय किसान संघ जो काम करता है कि भाई हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना है। तो मैंने US में 2009 में से शुरू किया था पेस्टिसाइड टेस्टिंग का काम। जब मैं शुरू किया था एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एंड देन इन 2015 आई बिकम अ रिसर्च डायरेक्टर। तो जब मैं शुरू किया था काम तो 85% जो प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए आते थे, दे वेर लाइक ए केमिकल इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, सिंथेटिक प्रोडक्ट आते थे। और 10-15% प्रोडक्ट जो है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आते थे। मैं 2020 का मेरा 21 का हमारा बुक क्लोज नहीं हुआ है, 2020 का हमारा बुक क्लोज हुआ है। आपको बता रहा हूँ कि 2020 उसके जो हमने एनालिसिस किए हैं, 65% प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट टेस्ट किए हैं, 65%। तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्री पूरा वर्ल्ड उसी की तरफ जा रहा है, भारत भी उसी की तरफ। और भारतीय किसान संघ का में कुछ कार्यकर्ता से भी मिला हो पास्ट में, और उनकी तरफ से जो बढ़ावा दिया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, मैं बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए। पहले भी काफ़ी सारे टॉक हुए इसके बारे में, बट वी रियली नीड टू फॉलो दैट पाथ। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का पाथ के लिए हमने आगे बहुत जाना जरूरी है। जो मैं वहाँ पे फार्मिंग करता हूँ, इट्स नॉट लाइक 100% ऑर्गेनिक, इट्स इंटीग्रेटेड अप्रोच है। अभी मैं शुरू नया हूँ, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, बट आई हैव स्टार्टेड ऑर्गेनिक फार्म, प्योर ऑर्गेनिक फार्म। और मेरा जो करंट एकरेज में 10 एकड़ से शुरू किया था। सर मैं मेरा PhD सिट्रस में हुआ था, तो मैंने सोचा था कि मैं ऑरेंज फार्म से शुरू करता हूँ। 10 एकड़ ऑरेंज फार्म लेके मैंने शुरू किया था खेती US में। और अभी जब हम फार्मिंग करते हैं 1236 एकड़ में, 1236 एकड़ पे हम फार्मिंग करते हैं।
तो उससे एक बात हुई ना कि जैसे मैं 10 एकड़ से शुरू किया तो एक एक भारतीय मित्र जुड़े गए, और अभी मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास 67 पार्टनर्स है जो मेरे साथ खेती करते हैं, सभी भारतीय लोग हैं, और हम एक मिल के फार्मिंग करते हैं वहाँ पे। अभी हम 1200 का माइलस्टोन अचीव किए हैं, कोशिश कर और भी आगे बढ़ेंगे, और जो यहाँ के हमारे इंडिजिनस क्रॉप है वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो यही जो हमारा टॉपिक है, इंडिया ने क्या दिया है फार्मिंग के लिए, जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर इंजीनियर्स दिए हैं, बिजनेसमैन दिए हैं, अभी किसान भी वहाँ से प्रोग्रेस करने लगे हैं। थैंक यू। आपका ईमेल आईडी? सॉरी, पूछें इनसे। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात कि जो भारतीय फसलें हैं जैसे मैंगो, जैसे आपने अमेरिकन की आदत डाल दी खाने की, हम तो ये चाहते हैं कि आप वहाँ इंट्रोड्यूस करने की बजाय आदत डालिए और प्रोडक्शन यहाँ करिए, वहाँ मार्केट करवाइए। ओके। और हमारे यहाँ एफपीओ बन रहे हैं, अब उन एफपीओ को इसमें जोड़ेंगे तो हमारे किसानों को इसमें फायदा रहेगा। प्रथमतः मैं पीयूष गोयल साहब जी का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस साल जैसे ही यूएस गवर्नमेंट ने मैंगो एक्सपोर्ट का परमिट दिया, मैं पहला कस्टमर था जो कि मैंने यहाँ से 28 कंटेनर्स मंगाए हैं। हमारा जो 7 लोगों का ग्रुप था, 28 कंटेनर्स हमने यहाँ से मंगा के, क्योंकि हमारा ऑलरेडी मार्केटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश था, 28 कंटेनर्स हमने इस साल बेचे हैं, जो कि भारतीय मैंगो आए थे मुंबई से। 2 कंटेनर हैदराबाद से भी आए थे, कोई अगर तेलुगु फार्मर्स है तो, हाँ 2 कंटेनर हैदराबाद से भी आए थे बैंगनपल्ली के। आप हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सब सरकार बना रही है, उसमें ये कंसेप्ट डालिए कि आप यहाँ प्रोड्यूस करिए और मार्केटिंग वहाँ करेंगे। नहीं डेफिनेटली, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना कि कुछ चीज़ें मास प्रोडक्शन करना यूएस में पॉसिबल नहीं है, और वो चीज़ें यहाँ से मंगानी बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, आई नो टाइम तो हो गया है, हल्दी का महत्व बहुत बढ़ रहा है यूएस में। आपको बता रहा हूँ कि हर एक स्टोर में हल्दी रिलेटेड कोई ना कोई ड्रिंक आपको मिलेगा, तो इतना यूएस में हल्दी का वैल्यू बढ़ गया है। एनीवेयर कि अगर कोई किसान हल्दी का फार्मिंग करते हैं, कोई ऑर्गेनिक फार्म, यस हाँ, तो थोड़ा ऑर्गेनिक की, क्योंकि यूएस में जो हल्दी है टोटली 95% जो डिमांड है ऑर्गेनिक टर्मरिक का है। सर, हमारे छत्तीसगढ़ में हल्दी की खेती बहुत होती है, उसकी हमको मार्केटिंग और भाव नहीं मिलता है। मैं आपको यहाँ से जो लोकल, मैं तो इतना टाइम नहीं मेरे पास सब एक्सपोर्ट करने, मैं यहाँ पर लोकल जो एक्सपोर्टर है हल्दी का, उसका आपको कांटेक्ट डिटेल दे दूंगा, उससे आप कांटेक्ट कीजिए। वो यहाँ से यूएस का वो नंबर 1 सप्लायर है जी, तो उसका मैं कांटेक्ट नंबर आपको देता हूँ। सर, दूसरा एक हम लोग सरसों ऑयल का प्रोसेसिंग करते हैं एफपीओ के थ्रू से। किस चीज़ का? सरसों ऑयल। ओके सर, मस्टर्ड ऑयल। हाँ है ना, तो उसका जो मार्केटिंग हमारे छत्तीसगढ़ में लोकल में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि मार्केटिंग जो रेट है वो कम रहती है, जो मार्केट में ऑयल आती है। जो हम लोग प्योर शुद्ध देसी सरसों तेल का ऑयल निकालते हैं एफपीओ के थ्रू से। तो इसके बारे में कुछ अमेरिका या जहाँ मार्केटिंग मिल जाए, ताकि हमारे किसान जो है बहुत सारे सरसों की खेती करना चाहते हैं, लेकिन उसका जो भाव और रेट नहीं मिलता है, अपने को मार्केटिंग नहीं मिलती है, इसलिए थोड़े पीछे हो जाते हैं। उस सिलसिले में मैं कुलकर्णी जी से मैं एक अलग सा मीटिंग रखना चाहता हूँ कि ताकि हम एक कोई प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे जो भी किसान है वो वहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, और उस जो भी रिक्वेस्ट है उसके ऊपर हम एक्शन लेने का कोई एक कमेटी बना देंगे, ताकि यूएस से हम लोग हेल्प करेंगे, इंडिया से वो थोड़ा कुलकर्णी जी हमें यहाँ से कोई लोकल हेल्प दे देंगे, और उसके ऊपर हम प्लेटफॉर्म पे वो सब रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा, और जितना कुछ पॉसिबली हम इंपोर्ट कर सकते हैं यूएस में डेफिनेटली करेंगे। जी सर, दूसरा एक था देसी राइस। क्या चीज़? सेंटेड राइस। सेंटेड राइस जी, देसी वैरायटी की, वो हमारे एफपीओ के थ्रू से हम करते हैं सर, तो उसका भी मार्केटिंग के लिए थोड़ा सा सहयोग मिल जाए है। पक्का जरूर। जहाँ पे भी मैं आपका मीन्स देखो, मैं भी भारत में किसान रहा था, अभी यूएस में किसान हूँ। मैं भारत में रिसर्च साइंटिस्ट था, मैं रिसर्च करता था, वहाँ पे भी साइंटिस्ट हूँ। अभी मैं वहाँ पे भी बिजनेस शुरू किया हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत, तो मैं प्योर बिजनेसमैन पर्सन तो नहीं हूँ, लेकिन तो आइडिया तो आ गया है मेरा खुद का मार्केटिंग से क्या कैसे करना है। तो वी विल क्रिएट अ प्लेटफॉर्म थ्रू भारतीय किसान संघ के जो वेबसाइट है, हम वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे क्रिएट, और वहाँ पे मैं यहाँ से कोई एक्सपर्ट रहेंगे, और वहाँ से मैं कुछ एक्सपर्ट भी अपॉइंट करता हूँ। आई हैव लाइक 23 स्टाफ है मेरा अभी, जो कि 23 लोग काम करते हैं। 23 में 19 अमेरिकन लोग हैं प्योर,
और बाकी भारतीय लोग चार लोग हैं, तो वो उसमें से कोई मेरे इसको एम्प्लॉय को असाइन कर देंगे और धन्यवाद। वो हम कोऑर्डिनेट करेंगे पक्का। डॉक्टर साहब यस सर। हमारे आलू अच्छा होता है सर इधर आज। Can you Alu? give us your email ID? Email ID. अमेरिका गवर्नमेंट का प्राइस देने का पॉलिसी कैसा है? अभी मुझे दो Hello, तीन क्वेश्चन। Can you give me your email ID? ईमेल आईडी? Yeah. How to contact you? Email हाँ, ID. ठीक है, मैं ईमेल आईडी दे यहाँ पे रखे जाता हूँ। डॉक्टर साहब पोटैटो का भी ख्याल रखा जाए। पोटैटो सर पोटैटो ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे यूएस का खुद का प्रोडक्शन बहुत है, बहुत ज्यादा। आपने फिर हाँ, हमारा तो कुछ सुना ही नहीं आपने। काम की चीज। थैंक यू प्लीज जल्दी सतीश जरा सब लोग प्रांत अध्यक्ष भारतीय किसान संघ हरियाणा। एक सवाल। एक मिनट छिकारा जी जी। एक मिनट। ये सेशन हमारा और दूसरा है, वे हमारे साथ में रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे प्रश्न जो जा रहा है, जो हमारा सबकी चिंता तो है ही मार्केटिंग की, और उसकी दृष्टि से हमको जाना चाहिए, बात ठीक है, मगर अभी के सेशन की दृष्टि से बाकी भी वक्ता है, उनकी भी हम सुन ले और फिर आगे जाए, नहीं तो इसी में हम उलझ जाएंगे। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि बाद में मिलकर भी हम बातचीत कर सकते हैं। तो इस सेशन के चेयरमैन से मेरा निवेदन है कि वो आपको प्रोसीड करें इसको, दूसरे वक्ताओं को ले। कल्चर, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप। इंडस्ट्री एकेडमिक क्या पार्टनरशिप होना चाहिए इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में, बहुत बड़ा रोल है। उस पर इनके हम एक्सपीरियंस को सुनते हैं। अब मैं डॉक्टर शांता से को इनवाइट करता हूँ अपना वक्तव्य रखें अगले 20 मिनट में। थैंक यू। Thank you. I would like to thank the organizer and in particular Bharatiya Kisan Sangh for inviting me to be here, and Dr. Dilip Ghosh from Nagpur, my collaborator. We have been collaborating for many years, and all the organizers. And thank you, Chairman, Co-Chairman, for the opportunity. So today I'm going to talk, by the way, I'm from Bengal, West Bengal, okay? So 24 years ago I left country. I did my PhD from IIT Kanpur and left for postdoc, and since then I'm in Florida. तो तब से हम उधर ही हैं। मेरा हिंदी थोड़ा है, so I'll be trying to talk in Hindi and English combination because I know many of my friends are there in the back and they will be able to understand. तो इधर हम डिस्कस करना जा रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल होना चाहिए। तो बिकॉज आई एम ए साइंटिस्ट एंड आई स्टार्टेड माय करियर एज ए केमिस्ट, ओके। तो उसके बाद फिर हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में घुस गए पोस्टडॉक करने के लिए। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल सर्जरी में हम डॉक्टर के साथ काम किए बहुत साल। फिर जब प्रोफेसरशिप मिला यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा में 2005 में हम ज्वाइन किए हैं। तो उधर फर्स्ट प्रॉब्लम जो आई मेरे पास कि उधर सिट्रस इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा है, 9 बिलियन इंडस्ट्री एक स्टेट में, फ्लोरिडा में 9 बिलियन इंडस्ट्री है सिट्रस का। उस समय एक डिजीज़ था विच टू कॉल सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज़। तो पता नहीं मेरा स्लाइड है लेकिन हम ऐसा ही बोलेंगे क्योंकि स्लाइड में जो है वो सारे साइंटिफिक है ज़्यादा। तो सिट्रस कैंकर जो है एक डिजीज़ है जहाँ पर एक बैक्टीरियल डिजीज़ होता है और वो डिजीज़ सरफेस रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब पत्ते में रहता है और फ्रूट्स का ऊपर आ जाता है तो उसका मार्केट वैल्यू कम हो जाता है। तो ग्रोअर्स लोग काफ़ी सफ़र कर रहे थे, ठीक है ना। तो जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस था ग्रोअर्स का वो था कि उसमें कॉपर डालो, कॉपर बेस्ड पेस्टिसाइड उसके अप्लाई करो। तो लगभग 2-3 डिकेड्स 20-30 ईयर्स 40 ईयर्स एवरी ईयर 10 से 12 टाइम्स वो लोग कॉपर स्प्रे करते हैं और उसमें क्या होता है सॉइल का जो क्वालिटी होता है वो ख़राब हो जाता है कि नहीं, क्योंकि कॉपर एक्यूमुलेट करता है और कॉपर एक्यूमुलेट होने से उस सॉइल से
जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, जैसे मान लीजिए जिंक, उसके दस्ता बोलते हैं बंगाली से, और हम गूगल में सर्च करके देखें उसके जस्ता बोलते हैं हिंदी में, तो उसका अपटेक कम हो जाता है। तो आप सोचिए फ्रूट्स का जो क्वालिटी होता है ना वो खराब हो जाता है, और अर्ली फ्रूट ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि जिंक जो है वो सेल वॉल को हार्डनिंग करता है। जैसे तो जब हम सोचें कि ये तो प्रॉब्लम है, तो मेरा एक स्टूडेंट थी, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, कुछ काफ़ी रिसर्च करने में खूब इंटरेस्ट थी, तो बोले कि हम रिसर्च करना चाहते हैं, हमारा इधर क्रॉप है सिट्रस का, तो इस सिट्रस का ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो हम बोले कि देखो हम तो बायोमेडिकल में काम करते हैं, मेरा सारे प्रोजेक्ट है यूएस आर्मी से और NIH से, मेरे पास कोई सिट्रस का कुछ फंडिंग नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, तुम वॉलंटियर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, वॉलंटियर करना चालू कर दिए। तो हम पहले पूछे कि सिट्रस में किसको हम अप्रोच करें कि जैसा मैं स्टूडेंट को सिखा सकते हैं, क्योंकि मेरे को भी सीखना है और स्टूडेंट को भी सिखाना है। तो उसके बाद मैं एक ईमेल भेजा, हम दोनों गूगल सर्च करें एक साथ किए हैं, उसके बाद ईमेल भेजा मेरा एक कोलैबोरेटर के पास, कि कोलैबोरेटर वो बाद में हुए हैं, पहले स्टूडेंट को बोला कि तुम एक गूगल सर्च के देखो, इधर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं, तो वो लोग मदद कर सकते हैं। Then we started contacting, and then Professor Jim Graham, he became one of our collaborators, and he is an expert in citrus canker disease. तो उसके बाद जब सर्च किए हैं तो देखे हैं कि सिट्रस कैंकर नहीं है, लगभग 300 क्रॉप्स, 300 क्रॉप्स दे यूज कॉपर पेस्टिसाइड, और ग्लोबली यूज होता है। 1761 में कॉपर फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ है फ्रांस में, उसके बाद ग्लोबली कॉपर यूज होता है। तो दैट वाज द इनिशियल, एंड 2009 द फर्स्ट रिसर्च प्रोजेक्ट केम थ्रू सिट्रस फाउंडेशन इन फ्लोरिडा। तो उसके बाद सिट्रस कैंकर का तो हम लोग रिसर्च चालू किए हैं, और कॉपर का काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट निकाला है। तो उसके बाद हम सोचे कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, कॉपर तो ऑलरेडी ग्रोअर ने यूज़ कर रहे हैं, इसको कैसे उसका परफॉर्मेंस यूज़ किया जाए। एंड दैट टाइम माय बैकग्राउंड वाज इन केमिस्ट्री एंड नैनो टेक्नोलॉजी, तो हम नैनो टेक्नोलॉजी को उस समय इंट्रोड्यूस किया। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, तो हम सिंपली बताते हैं, भाई बहनों जो लोग बैठे हैं पीछे उनके लिए बताते हैं। तो आप एक बाल को ऐसा खींच लें, और उसका जो विड्थ है ना, आप तो देख भी नहीं पाओगे, आपका मैग्नीफाइंग लेंस लगेगा। तो उसको अगर 80,000 टाइम्स चॉप करोगे, तो उसका एक भाग जो होगा ना वो 1 नैनोमीटर होगा, 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर। तो उसी स्केल में हम काम करते हैं। तो उसी स्केल में जितना सारे टेक्नोलॉजी हम निकाले हैं, उसी का ही एक टेक्नोलॉजी था, बहुत सारे टेक्नोलॉजी हम निकाले हैं, उसमें कॉपर था। और वो देखा है कि कॉपर का परफॉर्मेंस 3 to 4 टाइम्स बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है हम कम डालेंगे पर एप्लीकेशन में, लेकिन हम डिजीज कंट्रोल कर पाएंगे। तो फिर सिट्रस फील्ड में चालू हो गया रिसर्च। तो 2009 से अब तक वी हैव बीन डूइंग फील्ड ट्रायल एवरी ईयर सिट्रस में। और सिट्रस के छोड़ के टमाटो और बहुत सारी क्रॉप्स में अभी यूज हो रहा है। उसके बाद 2013 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, डॉक्टर घोष को पता होगा, IRC-HLB बोल के। IRC-HLB क्या होता है ना, तो सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज़ का आ गया फ्लोरिडा में। सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज़ क्या होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ होता है। वो पेड़ का अंदर बैक्टीरिया पॉपुलेट करता है, मतलब सिट्रस का जो जैसा पानी और न्यूट्रिएंट जाता है रूट से लीफ तक, और जो शुगर जो बनता है उधर, वो शुगर और एक वास्कुलर सिस्टम से जाता है, सारे पेड़ में फैलता है, उसको फ्लोएम बोलते हैं। तो एक कीड़ा है और जो इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट में वो बैक्टीरिया रहता है। वो फीडिंग के टाइम जो नया फ्लश आता है, तो फीडिंग के टाइम वो कीड़ा अंदर चला जाता है, और फिर वो शुगर चैनल में वो पॉपुलेट करते रहे। तो अगर कोई भी पेस्टिसाइड डालो, पेस्टिसाइड तो रहता है बाहर, अंदर नहीं घुसता है, तो उसको मारने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी भी नहीं है। तो उसके बाद हम नैनो टेक्नोलॉजी का बारे में सोचें। अब एक एडवांस करो, तो जहाँ पर वो अब एडवांस करते रहो और भी करते रहो, चलते रहो। हम एक पिक्चर दिखाते हैं, कीप ऑन गोइंग।
चलो चलो, ये वाला। अभी देखो सिट्रस प्रोडक्शन क्या हो गया हो सिट्रस ग्रीनिंग के वजह से। 9 मिलियन टन्स 2008 में ऑरेंज प्रोडक्शन होता था। अभी देख 2017 में उसका प्रोडक्शन कम होकर 4 मिलियन के नीचे आ गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कैंकर है, नेक्स्ट स्लाइड। ये सिट्रस ग्रीनिंग है। ये फ्रूट्स मार्केट में जाता नहीं है और उसका जो टेस्ट होता है बिटर टेस्ट हो जाता है और काफ़ी यील्ड कम हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये है वो जो इंसेक्ट है, उसी का वजह से वो कीड़ा अंदर चला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। आप देखो इधर हम दिखा रहे हैं आप लोग को कि ये जिंकीसाइड, ये जिंक ऑक्साइड बेस्ड नैनो मटेरियल है। जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं हम लोग, वो जो राउंड शेप्ड, उसमें क्या है, जिंक और ऑक्सीजन ये दोनों को कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड बनाया है। इसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन को 1 मिलियन टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो छोटा एंड जैसा ऐसा लगेगा। तो कितना छोटा है देखिए, लेकिन इसको स्टेबल करना बहुत मुश्किल है। 111 टाइम इटरेशन होने के बाद अभी वो स्टेबल हो गया, एक प्रोडक्ट में आ गया। तो वो ऐसा नहीं हो पाया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये पिक्चर, ये फोटोग्राफ देखिए, इसमें क्या है, जब इतना छोटा है वो पार्टिकल, उसको आप रूट में डालो, सॉइल में डालिए या तो स्प्रे कीजिए और इंजेक्ट कीजिए, किसी भी प्रोसेस में उसको अप्लाई कीजिए, वो पूरा पेड़ में फैल जाएगा। सो दिस इज ए सिस्टेमिक पेस्टिसाइड, ओके, वी कॉल सिस्टेमिक पेस्टिसाइड। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये ऐसा नहीं बना। लास्ट 6 साल से हम जो इंडस्ट्री से काम करते हैं, एक ट्रेडमार्क नाइट्रोजन बोल के टेम्पा में एक कंपनी है। तो कंपनी और एकेडमिक ये जो कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन का ये है फल। तो जैसा आप सोचते हैं कि ना, ऐसा रिसर्च हम लोग लैब में जो करते हैं, स्टूडेंट जो करते हैं, उनको पढ़ाना भी जरूरी है कि हाँ, अब जाके देखिए जो फार्मर्स का क्या प्रॉब्लम है वो सोचना चाहिए। तो फर्स्ट, बिफोर एनी रिसर्च प्रोजेक्ट आई स्टार्ट, I take my students, I go to the industry, I go to the farmer's place and then talk to them first. क्योंकि उसका अगर प्रॉब्लम हम नहीं समझ में आएगा तो हम क्या डिज़ाइन करेंगे। अगर डिज़ाइन करेंगे तो उसके बाद फिर जो बैरियर होगा, क्योंकि ये कॉस्ट इज़ वेरी हाई बिकॉज द प्रोसेस वाज नॉट राइट, और कॉस्ट अगर ज़्यादा हाई हो जाएगा और रॉ मटेरियल अगर EPA का अप्रूवल नहीं मिलेगा तो यूजलेस हो गया। तो हम इतना रिसर्च डॉलर इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट में अगर नहीं आएगा वो प्रोडक्ट, तो यूजलेस हो जाएगा। तो इसलिए इंडस्ट्री और पार्टनरशिप बहुत, इंडस्ट्री और एकेडमिक पार्टनरशिप इज़ वेरी क्रिटिकल। अगर टेक्नोलॉजी आ गया हाथ में तब तो एंटरप्रेन्योरशिप बन जाएगा, है कि नहीं। टेक्नोलॉजी नया टेक्नोलॉजी आ गया तो उसका एप्लीकेशन तो निकल जाएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप होने के लिए और भी कुछ जानना चाहिए आपको। नेक्स्ट स्लाइड, कीप ऑन गोइंग। और भी चलिए, ये वाला देखिए, रिजल्ट देखिए। तो कोसाइड 3000 जो है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, जो ट्रेडिशनल कॉपर पेस्टिसाइड है। और आप लास्ट में देखिए जिंकीसाइड नंबर 8 और 9, दो प्रोडक्ट है। और आप लास्ट कॉलम में जाइए और ऊपर देखिए टोटल इंसिडेंस ऑफ सिट्रस कैंकर डिजीज, और कंट्रोल जो है वो नंबर 10 में है। वो देखिए अगर कुछ ना डालें तो 62.8। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ज़्यादा कैंकर प्रेशर है, ज़्यादा डिजीज प्रेशर है। वो नंबर जितना कम होगा तो अच्छा है, मतलब डिजीज कंट्रोल हो रहा है। तो अब जिंकीसाइड देखिए, वो फ्रूट्स क्लीन लगेगा देखने, क्योंकि उसमें देखिए कि बहुत इफेक्टिव है। सो 2014, 15, 16 बहुत सारे साल से हम देखे हैं कि ये प्रोडक्ट कम कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। 2015 में सेम ट्रेंड रहा, बट देखिए उसका एप्लीकेशन रेट हम कितना कम कर दिए, 4 टाइम्स कम कर दिए हैं। हम डाल रहे हैं जिंक ऑक्साइड, बट स्टिल यू आर एबल टू कंट्रोल द डिजीज। तो इसका मतलब हो कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है उसका पावर काफ़ी ज़्यादा है, कम में कम करता है, ठीक है ना, और अंदर चला जाता है। लेकिन आप ये सोचेंगे कोई खराब तो नहीं होगा, अगर हम ऑरेंज जूस पियेंगे तो उसमें कोई जिंकीसाइड नहीं आ जाएगा। तो वो भी सोचना चाहिए जो डिज़ाइन करने का टाइम। हम लोग का रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइन इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा तो दुनिया भर चलते रहेगा।
तो हम कैसे उसको कंट्रोल करें, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो तो केवल पैसा देखेगा और पब्लिक हेल्थ के बारे में हमको सोचना पड़ेगा और रेगुलेटरी एजेंसी को सोचना पड़ेगा। तो इसलिए जिंक और ऑक्सीजन का जो है वो साइज छोटा होने से इसका सुविधा भी है, क्योंकि वो डिजॉल्व हो जाता है। तो हम जब देखते हैं जूस में और पील ऑयल में, तो देखें कि जिंक का जो क्वांटिटी है वो बराबर है एंटीडेट कंट्रोल में। तो इसका मतलब हो गया कि फ्रूट्स में वो नहीं गया, वो सारे जो है वो पेड़ का अंदर ही रहा। सो दैट्स ए वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, बिकॉज कोई भी टेक्नोलॉजी आप नया निकालो उसको देखना पड़ेगा उसका बेनिफिट क्या है और लिमिटेशंस क्या है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फील्ड ट्रायल किया और भी, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए यील्ड रिस्पॉन्स। तो ग्रोअर जो लोग जो है, फार्मर जो लोग हैं, वो तो सोचेंगे भाई हम कितना इन्वेस्ट किए हैं और हमको कितना मुनाफा मिला। तो आप देखिए अगर नीचे में रेट है और ऊपर में देखिए कि प्रोडक्टिविटी, फ्रूट साइज और यील्ड दोनों ही बड़े हैं जिंक की साइड में। नेक्स्ट स्लाइड। और इसमें से क्या होता है, नंबर डिफरेंट वैराइटीज में भी टेस्ट किए हैं, वो द सेम ट्रेंड मिला है। तो यील्ड भी इम्प्रूव हुआ है और फ्रूट साइज भी इम्प्रूव हुआ है। तो ग्रोअर लोग बहुत खुश होंगे कि ये प्रोडक्ट अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये प्रोडक्ट अभी इतना जल्दी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा हम दिखाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये देखिए कॉस्ट ऑफ डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन इंक्रीजिंग। तो ये स्लाइड में अब ये पता चलेगा कि कोई अगर नया पेस्टिसाइड आएगा तो उसका रेगुलेटरी प्रोसेस काफ़ी स्ट्रिंजेंट होता है, क्योंकि अभी भी मार्केट में कोई जिंक बेस्ड पेस्टिसाइड नहीं है। तो उसको ईपीए ने बोला कि इसको न्यू एक्टिव इंग्रेडिएंट हो जाएगा। तो न्यू एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब इसका रजिस्ट्रेशन काफ़ी लंबा टाइम लगेगा और कॉस्ट भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट स्लाइड। तो उसके बाद फिर रिस्क असेसमेंट वो भी करना चाहिए, हाँ, जैसा हम बताते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इनोवेशन टू मार्केट स्टेप 1 जो है, तो यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप, कोई अगर एंटरप्रेन्योर है तो बोलेगा कि हम इसको लाइसेंस करेंगे टेक्नोलॉजी को और हम कंपनी खोलेंगे, तो स्टार्टअप बन गया। उसके बाद स्टार्टअप के बारे में उसको कंपनी को देखना पड़ेगा कि उसका इवैल्यूएट करना पड़ेगा और उसमें भी रिस्क है अगर सक्सेसफुल होगा कि नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड। स्टेप 1 हो गया। और स्टेप 2 में देखिए कितना सारे स्टेप है, उसको फॉर्मुलेशन होना चाहिए, इंडस्ट्री इवैल्यूएशन होना चाहिए, इंडस्ट्री वायबिलिटी चेक करना चाहिए, उसके बाद रेगुलेटरी एजेंसी से लेवल मिलेगा और लेवल मिलने के बाद फिर आपका कमर्शियल लॉन्च होगा। तो ये सारी स्टेप ज़रूरत है। तो इसलिए कोई भी न्यू एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो उसके लंबी टाइम लगता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये भी हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये स्लाइड काफ़ी ज़रूरी है। आप देखिए इतना यूनिवर्सिटी है हमारे इंडिया में, ठीक है ना, इतना कॉलेज है, भाइयों बहनों बैठे हैं पीछे। क्या करना जरूरी है मेरा ख्याल में, कुछ प्रोग्राम तैयार करना चाहिए जिसको उनको पावर दिया जाए, एजुकेशनल स्किल बेस्ड पावर। जब हम डॉक्टर घोष के पास गए तब देखें कि उनका इंस्टीट्यूट से, आईकार्स नागपुर से कुछ प्रोग्राम है जहाँ पर किसान लोग आते हैं, देखते हैं क्या करना चाहता है। बट जब पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उनको पता नहीं है पेस्टिसाइड का अंदर में क्या है। जो सेल्समैन उसको जो बताते हैं वही सुनते हैं, वही काम करते हैं। तो उनमें क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उनका क्या जोर है, नहीं जोर है, कौन सा खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना, कुछ तो मिनिमम नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो हम ओवर यूज करेंगे, ज़्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे, ज़्यादा पेस्टिसाइड डालेंगे और प्रोडक्टिविटी और भी कमतर रहेगा। तो वो राइट पाथ नहीं है। तो इसलिए जो सिस्टम्स अप्रोच बोलते हैं, यूएस में काफ़ी चलता है सिस्टम्स अप्रोच। मतलब क्या है, तो जो भी स्टेक होल्डर हो, कोई भी टेक्नोलॉजी के अराउंड जो भी हो, अगर फार्मर हो, इंडस्ट्री पार्टनर हो, रेगुलेटरी एजेंसी हो, सबको एक साथ काम करना पड़ेगा। और एक साथ आप अगर काम करेंगे तो अभी उसका सक्सेसफुल और सक्सेस बनेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर अटेंशन। थैंक यू प्रोफेसर सांतरा। आपने बहुत ही बढ़िया किस तरह से साइंटिस्ट और इंडस्ट्री का मिलन होना चाहिए, किस तरह से दोनों में कोलैबोरेशन होना चाहिए, पार्टनरशिप होना चाहिए और शुरू से होना चाहिए। हम साइंटिस्ट नॉर्मली क्या होता है कि पहले रिसर्च कर लेते हैं, अपने ट्राई करते हैं टेक्नोलॉजी बनाने की, अपने ही ट्राई करते हैं रिलीज़ करने की।
लेकिन अगर हम इंडस्ट्री को जैसे ही मुझे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल जाए हमें, उसके बाद हम तुरंत इंडस्ट्री को अगर कांटेक्ट कर लें साइंटिस्ट लोग, तो टेक्नोलॉजी जो हमारे जो टेक्नोलॉजी मतलब रिलीज होती है 5-7 साल में, वो जो पीरियड लैग बहुत कम हो जाएगा। और डॉक्टर शांता ने बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने दैट टू हिंदी भाषा में, जबकि बंगाल से हैं और यूएसए में रह रहे हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश करके समझाया कि किस तरह से सिस्टम्स नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उन्होंने फर्टिलाइजर की मात्रा कम कर दी। एक चीज़ उन्होंने और अच्छी चीज़ बताया कि इससे कोई हेल्थ हज़ार्ड नहीं है। थोड़ा सा आजकल लोगों के दिमाग में चल रहा है बात कि नैनो फर्टिलाइजर यूज़ करने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि फूड चेन में आ रहा है ये। तो इन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि इनके सिट्रस फ्रूट में तो नहीं आया, जिंक ऑक्साइड नहीं आया, तो ये बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने। दूसरा बताया इन्होंने कि सिस्टम्स अप्रोच, हम जितने स्टेक होल्डर्स हैं किसी टेक्नोलॉजी को बनाने में, उसमें साइंटिस्ट से लेकर के फार्मर्स जो उसको यूज़ कर रहा है उसे पता नहीं होना चाहिए, सारे लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, तब जा कर के वो चीज़ सफल होती है। लोग उसको सही से यूज़ करते हैं, उसके बारे में सही से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि जो हम यूज़ कर रहे हैं ठीक से यूज़ कर रहे हैं। तो जो सिस्टम अप्रोच केवल इसी में नहीं है, सिस्टम अप्रोच आजकल यही हर जगह हर तरह के साइंस में चल रहा है ये, और एंटरप्रेन्योरशिप में भी है और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी है, और किस तरह से हमारी जो टेक्नोलॉजी है फार्मर्स के पास जा रही है, फार्मर कैसे उसे यूज़ कर रहा है, उसे कितनी नॉलेज है, ये सारी बातें अगर उसे पता रहेगी तो शायद हम ज़्यादा सफल होंगे। तो डॉक्टर साहब आप थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत अच्छा दिया। Thank you. क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, आप लोग अपने अपने अब थ्रू चेयरमैन एपिडा नाउ हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सम अदर स्पीकर फ्रॉम एपिडा, so I request him Dr. Dubey to kindly introduce him. Well, वेरी मच थैंक्स अ लॉट। मंच पर आसीन विशिष्टगण एवं सभ्य सदन, मुझे जो आज विषय दिया गया है वो है इनोवेशन बेस्ड एग्रो इंडस्ट्री। इनोवेशन, नवीनीकरण, नयापन। अब सवाल उठता है कि नयापन, नवीनीकरण कहाँ नहीं चाहिए? आप मुझे बताइए कि डिफेंस में नवीनीकरण नहीं चाहिए? नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। टेक्सटाइल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, इनोवेशन, नयापन जरूर चाहिए, हर जगह चाहिए। और यही है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में भी नयापन चाहिए। नयापन हमको इनोवेशन होगा। मैं जब इनोवेशन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं तो मैं बात खेतों की भी कर रहा हूं। खेतों में इनोवेशन आएगी, हमारी ईल्ड बढ़ेगी, हमारे जो इनपुट्स की कॉस्ट है वो कम होगी, हमें दाम अच्छे मिलेंगे, हम नई नई चीजें उत्पादन कर सकेंगे जो मार्केट में बिक रही हैं, और उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें हम इंट्रोड्यूस करेंगे। और अगर हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो वहां नयापन हमें चाहिए, इनोवेशन चाहिए, ताकि हम कंपटीशन में बने रहें। बने रहने के लिए कंपटीशन में इनोवेशन चाहिए, हमारी कॉस्ट कम होगी, हमारा जो है वो प्रोडक्ट वो बनेगा जो कंज्यूमर को चाहिए। उदाहरण देखिए, मोबाइल फोन सभी इस्तेमाल करते हैं। पहले मोटोरोला बहुत लोग यूज करते थे, आज मोटोरोला नजर नहीं आता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ चेंज ऑफ इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। एग्रो इंडस्ट्री में भी नई टेक्नोलॉजी उतनी ही जरूरत है जितनी किसी और इंडस्ट्री में, और आज मुझे यही विषय दिया गया है बोलने के लिए। चूंकि मैं संस्था जो रिप्रेजेंट करता हूं वो एक्सपोर्ट्स को देखती है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को। आपने अभी हमारे भाई ने आम के निर्यात की बात की थी तो हम बहुत एक्साइटेड हुए। 2 साल के बाद खुला आम हम लोगों ने भेजा यूएसए में, लेकिन ऐसे नहीं भेज सकते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी के बेस पर ही भेज सकते हैं। हम चाहें कि भाई हमारे आम लेना चाह रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, आप अपने खाने के लिए भी अगर यूएसए में आम ले जाना चाहेंगे तो वहीं आपको इमिग्रेशन में रोक देगा कि भैया रुक जाओ, टेक्नोलॉजी चाहिए वहां भी। यहां से भी आम जाते हैं तो इरेडिएशन होता है, इरेडिएशन होने के बाद फिर हम आम जो है भेजते हैं वहां पे।
हमारे देश में अभी आज की डेट में 3 फैसिलिटीज हैं जहां इरेडिएशन होता है। नॉर्थ के मैंगो को हम भेजने में हमें मुश्किल आ रही है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ की साइड में, क्योंकि 2 साउथ में है, 2 वेस्ट में है, और यहाँ पर नॉर्थ में कोई इरेडिएशन फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हमारा लंगड़ा, चौसा, दशहरी तो उसकी शेल्फ लाइफ कम है, वैसी मुश्किल हो जाती है, पर लंगड़ा चौसा काफ़ी भेजा जाता है। लेकिन हम यूएस से नहीं भेज पा रहे हैं, बिकॉज पहले लंगड़ा चौसा जाएगा बॉम्बे, नासिक में इरेडिएशन होगा, फिर वहां से बाय एयर हो जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ जाती है, उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी, मैं अगेन वहीं आ रहा हूं, इनोवेशन बहुत जरूरी है। तो मैं उसी उदाहरण के साथ आपको थोड़ी सी जानकारी निर्यात से संबंधित भी देता हूं। हमारा देश दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में आता है कृषि और कृषि उत्पादों के निर्यात में, और ये कोई छोटी बात नहीं है। हम 135 करोड़ जनता, 17% पॉपुलेशन दुनिया की यहां पर है, 4% जमीन है और 17% पॉपुलेशन के साथ हम लोग उनका ध्यान रखने के बाद हम टॉप 10 में हैं। 4 लाख करोड़ का हम लोग निर्यात कर चुके। पिछले साल हमने रिकॉर्ड निर्यात किया, 20% ज्यादा हुआ, उससे पहले भी हमने ज्यादा किया। कोविड में जहां और व्यापार बड़े प्रभावित हुए थे, हमारा जो एक्सपोर्ट है कृषि उत्पादों का, आप सब लोगों की मेहनत से, आप सब लोगों की जो प्रयत्न से ये हम लोग आगे एक्सपोर्ट कर पाए। 4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हमारा हुआ और दुनिया में हम लगभग टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं। नेक्स्ट में जाइए। और क्या निर्यात होता है? निर्यात में हम लोग जो इस पाई चार्ट से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको मैं फिर आगे वाले उसमें दिखाऊंगा। इसमें प्रोसेस्ड फूड और फ्रेश फूड्स एंड वेजिटेबल, चावल वगैरह आते हैं। बाकी जो हिस्सा है वो है मछली उत्पादन, वो हमारा करीब 16% है। मेरीन प्रोडक्ट्स, झींगा मछली बहुत जाती है। मसाले हमारे 6-8% के करीब मसाले दुनिया में जाते हैं। और उसके अलावा ऑयल मिल्स, जो सोयाबीन मिल्स हैं, ये सब जाते हैं। चाय, कॉफी और तंबाकू। अब नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे तो आप देखेंगे कि जो 50% बाकी वाला हिस्सा था, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है चावल का। मेरे एक भाई कह रहे थे कि चावल हमारे यहाँ से होता है, तो चावल मैं आपको बताऊं वो बहुत एक्सपोर्ट होता है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कितना हुआ। सबसे बड़ा हिस्सा चावल का है, लगभग आधे से ज्यादा चावल ही निर्यात हुआ। और ये चावल दोनों तरह के चावल हैं। हम एक्सपोर्ट में चावल को 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक बासमती और दूसरा नॉन बासमती। हालांकि बहुत सी किस्में हैं, लेकिन उसको हम नॉन बासमती में जाते हैं। एचएस कोड वाइज एक्सपोर्ट होते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे शहद हैं, दूध उत्पाद हैं, मीट जाता है। इसके अलावा प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और कैश्यूज और फ्लोरिकल्चर और सीड्स की मार्केट बड़ी जबरदस्त डेवलप हो रही है। धीरे धीरे हम सीड्स का भी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट में अगर हम आएंगे तो आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ जाता है। तो टॉप 10, टॉप 15 कंट्रीज में सबसे पहले बांग्लादेश है, हमारा पड़ोसी देश है। और बांग्लादेश की इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, उसकी इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है। आपको याद होगा लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री से वो हम डेवलपिंग कंट्री की तरफ आ रहे हैं। चैलेंज भी कर रहे हैं उनको कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस उनका हटे। उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है और हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए उनकी ज़रूरतों को हम लोग पूरा करते हैं। उसके बाद यूएई में सबसे ज़्यादा भारतीय हैं और वहाँ की काफ़ी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लगभग 12,000 करोड़ का। और तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है, 10,000 करोड़ के आसपास हम लोग अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और मांस उत्पादों को छोड़ दें, दूध उत्पादों को भी छोड़ दें, तो लगभग सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अमेरिका में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद वियतनाम, सऊदी अरेबिया, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे हमारी कंट्रीज हैं। नेक्स्ट में आए तो आपको मैं बताऊंगा डिटेल। नॉन बासमती राइस हमने 45,642 करोड़ का निर्यात किया, और ये हमने लास्ट ईयर रिकॉर्ड किया था, डबल किया ऑलमोस्ट। 2 साल में हमने इस प्रोडक्ट्स को डबल एक्सपोर्ट कर दिया। फिर बासमती चावल 26,417 हमारा एक्सपोर्ट हुआ। उसके बाद मीट है, देन आता है वीट यानी गेहूं। हमने गेहूं का भी रिकॉर्ड निर्यात किया था, करीब 15,840 करोड़ का हम लोगों ने निर्यात किया। इस साल भी निर्यात, अभी जो बैन हुआ है उससे पहले भी हम लोग करीब 1.6 बिलियन कर चुके थे और 2 बिलियन अभी और
चल रहा है, प्रोसेस में है, करीब 3, साढ़े 3, 4 बिलियन के आसपास जो है, 4 बिलियन होगा, 4 करीब प्रोड्यूस जो है वो हमारा अभी तक वो एक्सपोर्ट हो चुका है, और भी बाकी अब आप जानते हैं देश ये G2G कंट्रीज में जा रहा है। मक्का भी हम लोगों ने करीब 7,500 करोड़ का किया, और ये मिसलेनियस बात है जो हमारे खास भारतीय टाइप के होते हैं, हल्दीराम के प्रोडक्ट्स हो गए, पापड़ हो गया, ये सब प्रोडक्ट्स हमारे ये काफ़ी हम लोग निर्यात करते हैं, और ये धीरे धीरे हमारा निर्यात इनका बढ़ता ही जा रहा है। सीरियल प्रिपरेशन होते हैं, जैसे आप देखते हैं नूडल्स, पास्ता, ये जो है जिनको हम रेडी टू कुक कहते हैं, जिनको हम रेडी टू कुक, जिसको हम गर्म करें खाएं और यहाँ हम थोड़े टाइम में बना लेते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स भी हमारे काफ़ी जाते हैं। बाकी प्याज हमारा करीब 3400 करोड़, ग्राउंडनट, मूंगफली, बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये काफ़ी हम लोग ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि हम लोग पिछले काफ़ी समय से नेक्स्ट में बढ़ा रहे हैं, तो ये ट्रेंड अब हमें नज़र आ रहा है। ये हम पिछले 2 महीने की स्टैटिस्टिक्स, अभी जो एक क्विक एस्टिमेट आए हैं उसमें भी हमने देखा है हम लगभग 20% का निर्यात हम मेंटेन कर रहे हैं, तो इस साल भी हमें लग रहा है कि हम इसको निर्यात करेंगे। नेक्स्ट पे आइए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ उसी टॉपिक पर वापिस आता हूँ कि जब करना है, कुछ भी करना है, मैं बात निर्यात की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट निर्यात है, मैं एक्सपोर्ट की बात करता हूं, तो इसलिए सबसे पहली बात जो आती है क्वालिटी चाहिए। इनोवेशन, क्वालिटी दोनों बहुत जरूरी है। अब क्वालिटी के बिना हम लोग एक्सपोर्ट, ये जितना हमने निर्यात किया है, विश्वास कीजिएगा हम लोगों ने एक्सपोर्ट अच्छी क्वालिटी का किया। हमारे पास बहुत कम मात्रा में कंप्लेंट्स आई होंगी क्वालिटी की, वो पेस्टिसाइड रेजिड्यू की ज़रूर आई हैं, वो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। जिनको कीटनाशकों का जो अवशेष आ रहे हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बनती जा रही है, जिसके लिए हम सब वैज्ञानिकों को, हमारे किसान भाइयों को, सबको सोचना है कि हम कैसे करें ताकि ये हमारे लिए जो समस्या पहले यूरोप में आ रही थी, अब सेम समस्या अब हमको मिडिल ईस्ट में आनी जा रही है। जैसा मैंने आपको दिखाया, UAE हमारा दूसरे नंबर का पार्टनर है, लेकिन अब उसने भी चावल पे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने शुरू कर दिए क्योंकि पेस्टिसाइड्स कई मात्रा में आ रहे हैं। तो क्वालिटी हमें चाहिए खेत से लेकर और जब प्रोड्यूस खाने तक, जितना प्रोड्यूस का जो पूरे स्टेप्स हैं, हमें क्वालिटी चाहिए। खेतों में गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मांगना शुरू हो गए हैं। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जरूरी हैं, ये हर एक्सपोर्टर अब मांगना शुरू हो गया है, हर इंपोर्टिंग कंट्री अब मांगनी शुरू हो गई है कि हमें उसी खेत से लाके दीजिए जिस खेत में गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो होती है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्री लगाते हैं तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस चाहिए, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस चाहिए, गुड हेल्थ एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस चाहिए, और अब तो गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस भी शुरू हो गई हैं। तो क्वालिटी फार्म टू फॉर्क चल रही है। अब क्वालिटी में हमें चैलेंजेस क्या आते हैं, नेक्स्ट लीजिए। आपने देखा होगा क्वालिटी के चैलेंजेस, सब पता है लेकिन थोड़ा सा नरेट करते हैं। जो अगर प्रोसेस फूड इंडस्ट्री है तो उसमें मेटल पार्ट्स या कोई फॉरेन पार्ट्स आना, ये अपने आप में क्वालिटी प्रॉब्लम होती है। मिक्सिंग हो जाती है, मिक्सिंग चावल में बहुत मिक्सिंग होती है, नॉन बासमती के नाम पे नॉन बासमती मिक्स किया बहुत सारा, वो चला गया। या मांग रहा है वो 11-21 तो हमने दूसरे चावल में एडल्ट्रेशन, ये मिक्सिंग इसको बोलेंगे, एडल्ट्रेशन एक अलग शब्द है मिक्सिंग। और जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू की मैंने बात की है, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए आती जा रही है क्योंकि पेस्टिसाइड रेजिड्यूज अब UAE, मिडिल ईस्ट, यूरोप, USA सब मार्केट जो है ये मांगनी शुरू हो गई हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशंस जो हैं, E. coli, ये दूसरे जो हैं उन पर, और हमारा देश अभी तक बचा हुआ है एक्सेप्ट कॉटन यार उनको छोड़ दें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे प्रोडक्ट्स नहीं हैं। लेकिन कुछ भाई लोग, हमको ये आया, इंपोर्ट किया, उसको मिक्स किया और फिर एक्सपोर्ट किया, बड़ी रेयर आई हैं लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, लेकिन इस चीज़ को भी हम बचे हुए हैं अभी तक जेनेटिकली इसमें, पर फिर भी हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं। हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमसे फिर भी सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड तो नहीं है प्रोड्यूस। हम एक सर्टिफिकेट साथ में लगा के देते हैं कि हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता। हर कंसाइनमेंट के साथ वो लोग मांगना शुरू हो गए हैं। एक बड़ी मुश्किल आती है हम लोगों को, यहां हमने सैम्पलिंग साइंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं, यहां हमने टेस्ट किया, सैंपल किया और हमने ठीक पाया और भेज दिया। वहां उन्होंने टेस्ट किया, सैंपल पाया तो बोले साहब खराब है आपके टेस्टिंग में, ये पैरामीटर्स जो हाई आ रहे हैं, रिजेक्ट करते हैं।
आपने चेक किया कि उनकी सैम्पलिंग टेक्निक अलग है, हमारी सैम्पलिंग टेक्निक अलग है, उनका एनालिसिस अलग है, हमारा एनालिसिस मेथड अलग है। तो ये हार्मोनाइजेशन जो है ये एक चैलेंज हमारे लिए है। हम इसे अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं आपको मूंगफली का उदाहरण देता हूं। मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन की बड़ी समस्या। एफ्लाटॉक्सिन की हमारे यहाँ प्रतिशत अब 15% हो गई है, पहले 30% हुआ करती थी। दुनिया में 10% इससे ज़्यादा एफ्लाटॉक्सिन अलाउड नहीं है। यूरोप में 2% या 4% है, इससे ज़्यादा अगर हो तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। पर एफ्लाटॉक्सिन की टेस्टिंग, मूंगफली का एक दाना काफ़ी है पूरे कंसाइनमेंट को रिजेक्ट करने के लिए। उसके अंदर एक दाने में भी मिल गई एफ्लाटॉक्सिन तो पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। अब उसकी टेस्टिंग कैसे हो, क्योंकि पूरे थोड़ी मूंगफली एक मूंगफली के दाने को टेस्ट करते फिरेंगे। तो उसका जो हार्मोनाइजेशन है उसके लिए हम लोगों ने, जब यूरोप में हमें चैलेंज आया तब हमने उन्हीं को बुलाया कि आप पहले बताओ आप कैसे टेस्ट करते हो। तो यूरोपियन टीम को हमने कॉल किया, हमने अपने साइंटिस्ट के साथ मीटिंग करी, तब हम लोगों ने मिलके एक पैरामीटर बनाया कि कैसे हम इधर से लेंगे, इतना लेंगे, पूरा एसओपी बनाई। 20 किलो सैंपल लेंगे, बड़ी मिक्सी होगी, उसमें पीसेंगे, फिर उसको इस हिसाब से टेस्टिंग करेंगे, और ये सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने बनाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी चैलेंज हम लोगों को आता है, इसको हार्मोनाइज करना। और ट्रेसेबिलिटी, हर कोई अब मांगना शुरू हो गया कि हमें ट्रेसेबिलिटी चाहिए, फार्म से लेकर प्रोड्यूस तक ट्रेसेबिलिटी चाहिए। मैं आपको बताऊं, अंगूर 2006 में हमारे बैन हो गए थे यूरोप में, हम लोगों ने ट्रेसेबिलिटी शुरू की, वेब बेस्ड ट्रेसेबिलिटी। आज यूरोप में बैठा बायर एक कंप्यूटर पे बटन दबाएगा और वो देख सकता है कि ये अंगूर का गुच्छा किस खेत से आया और उसने कितने पेस्टिसाइड डाले हैं, कहाँ डाले, कितने चेक किया, कितनी उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई, वो सारा वो एक कंप्यूटर के दाम पे चेक कर सकता है। इतनी ट्रेसेबिलिटी हम लोगों की है। ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे, आज हमारा देश ऑर्गेनिक में 1 बिलियन 8,500 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है, 10,000 करोड़ की हिंदुस्तान में मार्केट है। ऑर्गेनिक की कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी है हमारी। हम हिंदुस्तान दुनिया का पहला देश था जिसने ट्रेसेबिलिटी इंट्रोड्यूस की थी ऑर्गेनिक के अंदर। यूरोप ने 2017 में की है, यूएसए ने अभी थोड़े दिन पहले, वो भी अभी ठीक से नहीं ट्रेसेबिलिटी आई है उनकी, वो भी पार्शियल ट्रेसेबिलिटी है। लेकिन हम लोगों ने 2010-11 में ट्रेसेबिलिटी यूरोप में इंट्रोड्यूस कर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में इंट्रोड्यूस कर दी थी, जो कि हमारी कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी है। वहाँ पे ऐसी ही ट्रेसेबिलिटी अब हम सब्जियों में, चावल में और सब चीज़ों में हम इंट्रोड्यूस धीरे धीरे करते जा रहे हैं। हमारे को मुश्किल क्या आ रही है कि अभी हम फैक्ट्री के जब आ जाता है वहाँ से लेकर एंड तक ट्रेसेबिलिटी तो हर प्रोडक्ट में, और रिकॉल मेथड भी। रिकॉल होता है कि वहां जाके अगर कुछ गलत पाया गया तो उसको रिकॉल कर सके, भाई सारा प्रोड्यूस वापस मंगा लो, वो मेथड भी है हमारे पास। लेकिन खेत तक की ट्रेसेबिलिटी अभी हम लोग हर जगह नहीं आए, क्योंकि खेत हमारे बड़े नहीं है, छोटे छोटे खेत हैं। एग्रीगेट करने में आता है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या, खेत से एग्रीगेटर से भी बड़ा एग्रीगेटर, फिर उसके बाद मंडी नहीं हुई तो सीधी आनी है। तो अभी ट्रेसेबिलिटी कुछ एक प्रोडक्ट्स में आ गई है, जैसे मैंने कहा फल सब्जियों में काफ़ी हद तक आ गई है, और सब में हम लोग इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हर बायर अब मांगना शुरू हो गया ट्रेसेबिलिटी। एक एनवायरमेंटल इश्यूज आ गए हैं अब, और अपने आप में बहुत बड़े इश्यूज बनते जा रहे हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज को भी चैलेंज है जिनको एड्रेस करना है। हालांकि हमारे देश ने काफ़ी हद तक एनवायरमेंटल इश्यूज में, हम फिर भी उनसे बहुत पीछे हैं। वो डेवलप्ड कंट्रीज वो सबसे ज़्यादा 20% दुनिया का रिसोर्स वो यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा उनके लिए चैलेंज है। लेकिन हम ये, चूंकि वो इंपोर्टिंग कंट्री हैं, इसलिए अपनी इम्पोज करते हैं एनवायरमेंटल इशू। यहाँ तो सोशल इश्यूज भी आने शुरू हो गए, चावल में मांगना शुरू हो गए कि ये बताइए आपके यहाँ चाइल्ड लेबर तो नहीं है। हमने कहा नहीं है भाई, उसका ऑडिट करा के दीजिए कि आपके यहाँ चाइल्ड लेबर तो नहीं है, खेत से लेकर और वो जो मिल तक बताइए चाइल्ड लेबर तो नहीं है। तो हम लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि जब हमारे यहाँ होती ही नहीं है, हम कह रहे हैं नहीं है, तो किस बात का सर्टिफिकेट देने, ऑडिट कराने में ऑडिट में प्रॉब्लम नहीं है। ऑडिट कराना मतलब खर्चा, ऑडिट कराना मतलब झंझट, ऑडिट कराना मतलब हैसल, अननेसेसरी, विच इज अवॉइडेबल, जरूरत नहीं है हम लोगों की। इस तरीके के प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स भी हम लोग कभी कभी इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे करी रिलीफ का मैं एग्जांपल देता हूँ। करी रिलीफ में हमने देखा पेस्टिसाइड्स इतने ज़्यादा आ रहे थे, हमने अपने लेवल पे रोक दिया उनको, पहले भैया अपनी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ठीक कर लीजिए, तब हम एक्सपोर्ट करने देंगे, वहाँ जाके बैन नहीं होने देंगे। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आज आ रहा है प्राइवेट स्टैंडर्ड्स का। कोडेक्स के स्टैंडर्ड्स हैं, यूरोप ने अपने स्टैंडर्ड बना दिए, हर मॉल, हर जो चेन है वो अपने स्टैंडर्ड बना रही है।
वॉलमार्ट ने अपने स्टैंडर्ड बना दिए हैं, कॉस्को ने अपने स्टैंडर्ड बना दिए। अगर आपने वहां माल बेचना है तो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको उनको ऑडिट कराना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट हर कंसाइनमेंट के साथ बेचना पड़ेगा कि यह तो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अगेन आई से कि एवरी कंप्लायंस इज अ कॉस्ट एंड अ हैसल इन्वॉल्व्ड। और इंफॉर्मेशन फ्लो में बड़ी प्रॉब्लम आती है। WTO ने कहा कि आप जो चेंजेस करते हो आप सब नोटिफाई कीजिए, कर दिया नोटिफाई चाइनीज लैंग्वेज में, समझ लो कितना मुश्किल, टेक्निकल लैंग्वेज है, वो समरी दे दी इंग्लिश में, बाकी जो डिटेल्ड है वो चाइनीज लैंग्वेज में या कोरियन लैंग्वेज में, और वो टेक्निकल, आप खुद देखिए ये चीज़ें बड़ी टेक्निकल होती हैं, वो साधारण जो ट्रांसलेटर है वो ट्रांसलेट भी नहीं कर सकता। तो इंफॉर्मेशन फ्लो उतना इफेक्टिव नहीं होता। ये कई कंट्रीज के साथ हमको प्रॉब्लम, एक बार तो हमारे यहाँ भी हुआ था कि हम भी हिंदी में करते हैं, भुगतो तुम भी, फिर सोचा कि नहीं हम लोगों का ट्रेड इफेक्ट होगा, हम क्यों करें, तो हम लोगों ने अंग्रेजी में कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं तो आप भी अंग्रेजी में करिए, धीरे धीरे जो है, नहीं तो हम थ्रू एम्बेसी उनसे मांग लेते हैं। अब इनोवेशन में जब हम बात आते हैं तो एग्रो इनोवेशन, मैंने कहा कि फूड सेफ्टी, नेक्स्ट, फूड सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी इनोवेशन ये एक पावरफुल टूल है अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो। और हम नई मार्केट में जाना चाहते हैं, अपनी नई मार्केट में सस्टेन होना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, और हम लोग जो हैं वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को और आगे लेना चाहते हैं, तो इनोवेशन हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। इनोवेशन के लिए मैं आपको बताऊं कि वो चाहे प्रोसेसिंग हो, चाहे आपकी प्री हार्वेस्ट स्टेज हो, चाहे खेत हो, खेत के बाद पोस्ट हार्वेस्ट हो, चाहे आप वैल्यू एडिशन में जाएं, पैकेजिंग में जाएं। पैकेजिंग में आपने देखा कितनी ज़्यादा इनोवेशंस आती जा रही हैं। एपिडा ने बहुत काम किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ मिलके। पहले मैं आप भी आम की बात करें तो मैं भी आम का दोबारा उदाहरण देता हूँ। हम आम भेज ही नहीं पाते थे, वो डब्बे के अंदर भेजते थे, तो डब्बा छो पतला कौन सा हो, कितने आम होने चाहिए कि वहाँ जाके सस्टेन हो जाए, जाते जाते खराब ना हो जाए, उसमें कितने सुराख होने चाहिए ताकि वो वेंटिलेशन बनी रहे, ये साइंस का विषय है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ मिलकर हम लोगों ने काम किया कि ये फल सब्जियां जितने हैं इनका कितने गत्ते की मोटाई होनी चाहिए, कितने किलो का, 2 किलो का है तो क्या 4 किलो का था, ये सारे साइंस, आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे आपको ये सारे स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे। तो अगर जो एक्सपोर्ट करना चाहता है उसको ये सब फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो वहां जाके मार खा जाएगा, आधा प्रोड्यूस खराब हो जाएगा उसका। तो ये सारे पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स। लॉजिस्टिक्स में आप जानते ही हैं, अगर मैंने फ्रोजन प्रोडक्ट भेजना है, अब मैंने रीफर वैन में नहीं भेजा तो प्रोडक्ट जहां तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाएगा। आम, हम लोग आज भी ज्यादातर आम, आप देखिए 400 साढ़े 400 करोड़ से ज्यादा हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आम के उत्पाद हम 500-600 करोड़ के कर रहे हैं, लेकिन आम नहीं कर पा रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारा जो है वो लॉजिस्टिक्स में हम लोग अभी भी हवाई जहाज के माध्यम से भेज रहे हैं। यूएस में हम कितना भेज लें, 1000 टन हवाई जहाज के माध्यम से भेजते हैं। आप मेरे भाई लोग जानते हैं जब वहां पहुंचता है तो उसकी महंगा इतना आम हो जाता है कि हम मैक्सिको के साथ कंपीट ही नहीं कर पाते। ठीक है, हमारा आम बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट, हमारा आम बहुत अच्छा है, लेकिन कंपीट करना मुश्किल है क्योंकि जमीन आसमान का फर्क हो जाता है रेट में। तो लॉजिस्टिक्स चाहिए ताकि हम बाय शिप के माध्यम से भेज सके अपने प्रोड्यूस। आज केले में हिंदुस्तान बहुत उभर कर आ रहा है। एक हमारा केला और अनार, पोमेग्रेनेट, ये प्रोड्यूस हमारे जबरदस्त उभर के आ रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट्स हैं। कारण क्योंकि हम बाय सी से भेज रहे हैं धीरे धीरे। हम हालांकि अभी यहां से सी कंटेनर तक भेज रहे हैं, हमारे जो कंपटीटर हैं पूरा का पूरा जहाज भेजते हैं, वो लोग पूरा पूरा जहाज केलों का भेज रहे हैं वहां पे, लेकिन हम सी के माध्यम से भेज रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो चाह रही है, अभी भी हमारी आम में बहुत रिसर्च हो रही है, कई हम सक्सेसफुल हो गए हैं, नजदीक की कंट्रीज में भेजना शुरू हो गए। आम इस साल यूएस में पहला ट्रायल शिपमेंट गई है बाय सी, जिसके अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। तो लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी वहां पर भी चाहिए। फूड टेस्टिंग, मैं कहूंगा कि टेस्टिंग में जैसा मैंने कहा, अब हमारी लेबोरेटरीज, जब हम 2009 में 2006-7 में हम लोगों ने परेशानी आई थी, अंगूर जब बैन हो गए, हमें बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ लेबोरेटरी नहीं थी। यूरोप के जो इक्विपमेंट थे वो इक्विपमेंट ही नहीं थे हमारे पास जिससे कि वो टेस्ट कर सकें, और उनके साथ मैच कहाँ से करेंगे हम। तो वो इक्विपमेंट और वो टेक्नीशियन, वो एनालिसिस, वो सब मेथड अब हम लोगों के पास मोस्ट मॉडर्न लेबोरेटरीज हैं। एपिडा ने 2030 लेबोरेटरीज को रिकॉग्नाइज किया हुआ, जो NABL एक्रेडिटेड है, इंटरनेशनली मैच करती हैं, ऑफ कोर्स स्कोप वाइज हैं। और वो लैब अब हमारे टेस्ट करने के बाद वहां टेस्ट फेल हो जाए तो हम डंके की चोट पे झगड़ा भी कर सकते हैं कि बताओ तुमने क्यों कैसे किया, आओ करते हैं इसमें।
Okay, so this is what I want to tell you. These innovations are required. Again, next में आ जाइएगा, next में आइए, और next में आइए, रुकिएगा, ये रुकिएगा, इससे पहले पे आना, बस इससे पहले पे आइएगा जी। नई नई टेक्नोलॉजी जो अब कहने की जरूरत है इंडस्ट्रीज में। प्लास्टिक का आप जानते हैं उपयोग कम हो रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक वैसे ही बैन हो रहा है, वैसे प्लास्टिक ही बैन हो रहा है, तो नई टेक्नोलॉजी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी चाहिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन खराब नहीं हो, वो टेक्नोलॉजी चाहिए। एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कहने की आवश्यकता नहीं है, और हमारे इक्विपमेंट्स मोस्ट मॉडर्न। ऑटोमेशन चाहिए, अब तो रोबोटिक आ गई है, एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सब चाहिए। और ट्रेसेबिलिटी जैसा कहा, और प्लांट बेस्ड मीट, अब ये भी एनिमल फ्रेंडली मीट आने शुरू हो गए हैं जो कि सब्जियों, फलों और दालों से बनते हैं, उनको प्रोटीन बेस्ड जो है आ रहे हैं। हमारा मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम मॉडर्न चाहिए। HACCP एक हेल्थ HACCP हर इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, नहीं तो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। MRL लेवल्स हमारे कोडेक्स से हार्मोनाइज होने चाहिए, और ये सब वैल्यू एडिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इसके लिए किस किस को काम करना है, नेक्स्ट में आएगा, लास्ट स्लाइड आएगा जी। हमें सरकार को काम करना है। सरकार ने क्या काम करना, हम कर भी रहे हैं और करना है। हम लोग सब्सिडी देते हैं, जैसे मैंने कहा हमारी संस्था सब्सिडी देती है। आप क्वालिटी के इक्विपमेंट्स लगाना चाहते हैं अपनी लैब में, हमारे 50 लाख रुपए की सब्सिडी है। अगर आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में IQF लगाना चाहते हैं, आप कोई और अच्छी इक्विपमेंट ऐसा क्वालिटी का लेना चाहते हैं, हम 2 करोड़ तक की सब्सिडी देते हैं। इस तरीके से और भी हमारी सब्सिडी मेरी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का भी है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का भी है। तो ये रोल हम लोग कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, हम नई टेक्नोलॉजी के लिए देते हैं सब्सिडी। IQF जैसे बताया नई टेक्नोलॉजी है, फ्रीज्ड ड्राइड नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग सब्सिडी देते हैं, तो सरकार का रोल है। इसके अलावा नई स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका अपना काम आता है कि स्टैंडर्ड्स वो बने ताकि हमारे घर के स्टैंडर्ड और बाहर के स्टैंडर्ड में जितना हो सके फर्क नहीं रहना चाहिए प्रोड्यूस बनाने में। और हमारे जो इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर को काम करना ही है। इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, कोडेक्स, OI, FAO, IPPC, ताकि हम कहीं मार ना खा जाए, ऐसे स्टैंडर्ड ना बन जाए जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हो जाए। और हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो काम कर रही है और उन्हें करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महती महासंघ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुझे मौका देने का। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस और शुड आई लीव इट टू द नेक्स्ट? थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर तरुण बजाज जी। और हमें बहुत लोगों को नहीं पता कि कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें हमारी क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं। दूध और ये सब चीज़ें हमारा नहीं जा पाता बाहर। मीट प्रोडक्ट CMD हैं आप नूजी विडू सीड्स के, जो कि एक लीडिंग कंपनी है सीड्स में। और इसी के साथ जो हमारी एसोसिएशन है सीड्स रिलेटेड NSAI, आप उसके प्रेसिडेंट भी हैं। और इसके साथ साथ कई सीड्स सब्सिडरी कंपनीज हैं जिनके जो आपके जिसमें आप काम करते हैं पर 35 ईयर्स से ज़्यादा का सीड बिजनेस का एक्सपीरियंस है। कॉटन, फील्ड क्रॉप्स और वेजिटेबल में एक्सपर्टाइज है। और इतने बिजी शेड्यूल से मैंने अपने यहाँ पधारे, उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। Respected chairman, co-chairman and all the distinguished audience, मैं भी हिंदी में ही बोलने का कोशिश करूँगा। थोड़ा बहुत अगर कुछ गलतियाँ हो गया तो क्षमा चाहता हूँ आपसे। तो आज का जो विषय हमें बात करना है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। और एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात आती है तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कहाँ है कृषि क्षेत्र में, आने वाले दिनों में किस ओर एग्रीकल्चर जा रही है, फूड इंडस्ट्री किस ओर जा रही है, तो उससे अपने को क्या अपॉर्चुनिटी उसमें मिल सकता है, जिससे कोई भी आदमी, किसान का बेटा हो या कोई भी आदमी किस जैसा एंटरप्राइज स्टार्ट करके फ़ायदा कमा सकता है। तो इसके बारे में
कुछ ब्रॉड ट्रेंड्स इसके बारे में जानने के लिए कुछ ब्रॉड ट्रेंड्स क्या हो रहा है एग्रीकल्चर में ये हमें जानना जरूरी है। आज सुबह इनागरल सेशन में बहुत अच्छा पेपर प्रेजेंट किया गया था। तो कुछ ट्रेंड्स और कुछ नीड्स फॉर एग्रीकल्चर के बारे में मेंशन आज हुई थी। तो अपना देश में हम सबसे बड़ा क्रॉप धान का क्रॉप है और इसमें बहुत अच्छा रेवोल्यूशन करने का मौका अपने हाथ में है। हम जैसा धान को अभी ग्रो कर रहे हैं ट्रांसप्लांटेड राइस से अगर हम डायरेक्ट सोन राइस की ओर जाएंगे तो प्रति एकड़ में काफ़ी बड़ा मात्रा में खर्चा भी कम होता है, साथ साथ पर्यावरण के लिए उसमें बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। एनर्जी कंजर्वेशन होता है, पानी का कंजर्वेशन होता है, साथ साथ फर्टिलाइज़र का भी कंजर्वेशन इसमें होता है। और इसके साथ साथ ज़ीरो टिल की ओर अगर हम लोग जाते हैं, जैसा कि वीट राइस का जो रोटेशन होता है वहाँ पर अगर हम लोग ज़ीरो टिल प्रैक्टिस करेंगे तो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग का भी प्रॉब्लम अपने को सॉल्व होता है। और साथ साथ कार्बन बिल्डअप इन द सॉइल, ज़मीन को जो कार्बन चाहिए जिससे कि ज़मीन का फर्टिलिटी बढ़ती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसमें ज़मीन का बढ़ता है, फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट कम हो जाता है और क्रॉप को ओवरऑल हेल्थ उसमें बढ़ जाता है। क्रॉप हेल्थ बढ़ने से पेस्टिसाइड का यूसेज भी कम हो जाता है। तो इतना सारा इसमें बेनिफिट है, खर्चा भी कम होता है, उत्पादन भी बढ़ता है और पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलता है। ये अपने आप में एक बड़ा एक मौका है। हर किसान और किसान का जो नया जनरेशन आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ये बहुत बड़ा एक मौका है, जिसके लिए सीड इंडस्ट्री और ICR बाकी सारा जो संस्था से काफ़ी सारा प्रयोग अभी हो रहा है। IRA में आजकल एक हेर्बिसाइड नॉन-GM हेर्बिसाइड रेसिस्टेंट ट्रेड का भी डेवलपमेंट हो चुका है। तो जिससे कि ये बहुत बड़ा स्केल पे आने वाले 5-10 साल में इसमें हम लोग चेंज ला सकते हैं। धान को सिर्फ ट्रांसप्लांट करने के लिए प्रति एकड़ में 10 से 12 हज़ार रुपया खर्चा आज के दिन किसान कर रहा है। अगर ट्रांसप्लांट करने की जगह पे गेहूं जैसा अगर बो देता है ट्रैक्टर ड्रॉन सीड ड्रिल से या बुलक ड्रॉन सीड ड्रिल से अगर बो देता है तो उसमें सीधा करीब 10 हज़ार रुपया का खर्चा कम हो जाता है। बाकी सब फायदे इससे और भी जुड़ जाते हैं। तो इसमें काफ़ी हम लोग फ्यूचर में कई लोगों को, कई हज़ार लाखों लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटी मिलने का मौका है। दूसरा, अभी एपीडिया का ओर से मिस्टर बजाज ने मेंशन किया, आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट करने के लिए कोई भी चीज़ को, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में काफ़ी अपने पास स्कोप है। आपका आंकड़ा बता रही है कि चावल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमने किया, लेकिन उसी जिस ज़मीन से हमने चावल एक्सपोर्ट किया, अगर उतना एकड़ को हम फ्रूट्स और वेजिटेबल में लेके आते हैं तो कम से कम 20-25 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया से हो सकता है। साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी 20-25 गुना ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए अपने को हाई वैल्यू की ओर अपने को जाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दी लो वैल्यू क्रॉप्स लाइक वीट एंड राइस और इवन शुगर का भी काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट्स किया हमने इस साल। 10 मिलियन टन हो चुका है। आपका आंकड़ों में शुगर का मैंने देखा नहीं, बट दैट्स ए बिग अचीवमेंट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड इसलिए हाई वैल्यू प्रोडक्ट को हमें एक्सपोर्ट अगर करना है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बजाज साहब ने मेंशन किया, रेसिड्यू मेंटेन करना है और स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन करना है। तो इसकी ओर हमें अगर कोशिश करेंगे तो इसमें हज़ारों लोग और शायद लाखों लोगों के लिए इसमें नया छोटा एंटरप्राइज करने का मौका मिलेगा और एक्सपोर्ट करने का भी मौका मिलेगा। जैसा नया टेक्नोलॉजी आ रहा है एग्रीकल्चर में, उत्पादन काफ़ी आगे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। हमें ये कोशिश करना चाहिए, अगर टॉप हाई लेवल प्लानिंग अगर देखा जाए तो कम से कम 10% ज़मीन अगर हम उत्पादन बढ़ा करके गेहूं और चावल में, अगर उस ज़मीन को हम
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ओर अगर हम लेके जाएंगे, खास करके जो मार्जिनल एरियाज जो होते हैं, अगर वहाँ पर इरिगेशन का सपोर्ट अगर करेंगे तो उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स का हम डाइवर्ट कर सकते हैं उस ज़मीन को। 10% का मतलब हुआ करीब लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर out of 80 million hectares under rice and wheat. 8 million hectares is definitely possible to divert for fruits and vegetables. That can create a huge opportunity. We can do 10 times more export than what we are doing now. 10 गुना हम एक्सपोर्ट बढ़ा करके हम लोग कई एंटरप्राइजेस को हम एक मौका देने का एक अपॉर्चुनिटी आता है। इसी तरफ अपना देश में करीब 12 मिलियन हेक्टेयर का कपास का उत्पादन हो रहा है। 12 मिलियन हेक्टेयर में पिछले 12 साल से कोई उत्पादन का बढ़त नहीं हुआ। बाकी हर क्रॉप में उत्पादन बढ़ता गया, लेकिन कपास में स्टैग्नेंसी आ गई। पिछले 12 साल से कोई बढ़त नहीं हुई। इसका मेन कारण क्या है कि अपना कपास ग्रो करने का तरीका को बदलना है। बाकी सब दुनिया में कपास का प्लांट पॉपुलेशन प्रति एकड़ में पौधा का संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं, अपने यहाँ बहुत कम लगाते हैं किसान। तो पौधा बढ़ाने के बाद उसका ग्रोथ नियंत्रण करना पड़ता है। पौधा को नियंत्रण करके कम खत का कपास हम अपने को पैदा करना है। साथ साथ कपास का चुनाई जो है अभी मैनुअल हम लोग जो करते हैं, इससे खर्चा बहुत बढ़ रहा है। करीब 20% MSP जो है कपास का, उसमें से 20-22% सिर्फ कपास चुनने में चला जाता है किसान को। तो मैकेनाइज करने से ये खर्चा भी कम होने का संभावना है। साथ साथ कपास का जो क्वालिटी है, हमारे ढंग से हम जिस ढंग से हम इसको हैंडल करते हैं अपना देश में, इसमें कंटामिनेशन काफ़ी हो रहा है। तो कंटामिनेशन होने से, मेरे पास टेक्सटाइल का भी इंडस्ट्री है, इसलिए मैं जानता हूँ कि बाहर का जो ऑस्ट्रेलिया का जो कॉटन है उसका प्रीमियम भाव मिलता है, सिर्फ इसलिए कि उसमें कंटामिनेशन नहीं है। इंडिया का जो क्वालिटी है ये ऑस्ट्रेलिया से भी बढ़िया क्वालिटी है अपना। कपास क्वालिटी बढ़िया होने के बावजूद कंटामिनेशन होने से, प्लास्टिक का कंटामिनेशन होने से अपना कपास का भाव कम है। तो अगर हम मैकेनाइज करते हैं इंडिया में, तो अपना कपास का एक साथ आपका खर्चा भी कम होता है चुनने का, दूसरे साइड में अपना भाव भी इसका अच्छा मिलने का संभावना आता है कंटामिनेशन कम होने से। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो इसकी ओर अपना देश को बढ़ना चाहिए। कपास का भी एक्सपोर्ट में पिछले 5-6 साल में अभी कम होता जा रहा है, लेकिन एक ज़माने में हमने 80 लाख बेल तक एक्सपोर्ट किया था। अभी अपना उत्पादन कम होने से और देसी इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट बढ़ने से एक्सपोर्ट अभी कम हो गया। फिर वापस हम एक्सपोर्टर बन सकते हैं कपास का, अगर हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग की ओर अगर हम लोग जा पाते हैं तो। और अपना देश में मेरा एक सजेशन है अपना किसान भाई को और बाकी रेगुलेटर्स गवर्नमेंट को सोचने के लिए। अपना देश में हम जो भी वेजिटेबल और फ्रूट देश में जो बिकता है, इसका ऊपर ये रेसिड्यू टेस्टिंग का कोई प्रोसीजर नहीं है। तो कोई भी प्रोड्यूस मार्केट में बिका जाता है, और कई लोग आजकल कंसर्न भी एक्सप्रेस कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड रेसिड्यू ज़्यादा होने से फ्रूट वेजिटेबल जो हम अच्छे हेल्थ के लिए खाते हैं, उसका वजह से हेल्थ खराब भी लोगों का हो रहा है। तो इसके लिए रेसिड्यू टेस्टिंग सिस्टम अगर इंडिया में हम लोग लॉन्च करते हैं, जिसका वजह से किसान को शुरुआत में कुछ तकलीफ भी हो सकता है, किसी का प्रोड्यूस रिजेक्ट भी होने का संभावना है, जिससे लॉस भी होने का संभावना है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम इस सिस्टम को इंडिया में हम लेके आते हैं तो इससे 2 फ़ायदा है। एक फ़ायदा यह है कि अपना जो फ्रूट वेजिटेबल कंज्यूमर, मतलब सारे पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन को हेल्थ के लिए एक बेनिफिट मिलता है। दूसरा बेनिफिट क्या है, ये सिस्टम हम सीखने से, अपना देश में इसको सीखने से, विदेश को जब हम बेचते हैं तो विदेश वालों को भी अपना देश के ऊपर एक भरोसा आता है कि इंडिया में भी इसका टेस्टिंग हो रहा है, यहाँ के लोग भी इसके बारे में जानकारी बढ़ रही है करके। तो इससे मार्केट बढ़ सकता है। और जैसा मैंने कहा कि अपना जो एक्सपोर्ट्स जो भी आज के दिन है, इससे अगर 20 गुना ज़्यादा हमको करना है, तो एक ही अपने पास अपॉर्चुनिटी है जो फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्ट करने का, यहाँ पर प्रोड्यूस करने का। तो इसलिए अपना देश में भी ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैबोरेटरी बने और इंटरनेशनल जो भी स्टैंडर्ड्स है उससे हार्मोनाइज करके ऑपरेट करें, और अपना देश में जो भी बिकता है प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसका भी रेसिड्यू लेवल्स टेस्ट हो जाए। तो यह मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। पूरा विश्व में सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा विषय बनते जा रही है। ऑर्गेनिक कॉटन फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, ऑर्गेनिक कॉटन का आज के दिन
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा डिमांड आ रहा है। आने वाले 5 साल बाद आज के दिन इंडिया में ऑर्गेनिक कॉटन 1% भी नहीं है। जो भी प्रोड्यूस हो रहा है अपने पास उससे 1%, 1.5% के आसपास प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन 10% तक इसका डिमांड बढ़ने का संभावना है। और ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूस करने वाले देशों में अपना देश सबसे आगे है, तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सस्टेनेबिलिटी, फेयर ट्रेड, कॉटन में BCI भी एक प्रैक्टिस है, बेटर कॉटन इनिशिएटिव बोलते हैं इसको, दैट इज ऑल्सो टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। और शुगर में बॉन सुक्रो सर्टिफिकेशन, तो ऑल दिस लेबलिंग, मतलब एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिसेस हमको जब चेंज करेंगे तो ऑल दिस थिंग्स ऑफर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज टू स्टार्ट वेंचर्स इन एग्रीकल्चर। So these are few thoughts from my side, and any questions or interactions, I'm available here to discuss whenever Chairman Sahab gives the time. Namaskar. प्रभाकर राव, आपने बहुत ही कहाँ एक्सपोर्ट पोटेंशियल है इन खेतों को अगर हम वेजिटेबल या और फिर क्रॉप में ले जाएं, हाई वैल्यूड क्रॉप में ले जाएं, तो हमारा 20 टाइम्स हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए। लेकिन क्या है कि अपने देश में इवन पंजाब में देखिए कि राइस का कितना चल रहा है, कोई मानने को तैयार नहीं है। तो ये चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन फार्मर्स को या स्टेक होल्डर्स को समझा बुझा करके हम काम कर सकते हैं। ये या गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी पॉलिसी बना करके इस तरह से कि हमें आगे किस तरह से एक सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखते हुए, आत्मनिर्भरता को भी ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। अपना एक्सपोर्ट पोटेंशियल ज़्यादा हम फॉरेन अर्न करें, ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, कम इंपोर्ट करें। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि विश्व में जो स्थिति बनी हुई है, इससे आत्मनिर्भर भारत बनने का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। समस्याएं भी हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है। और जैसा कि डॉक्टर राव ने बताया कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल बताया उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। रेजिड्यूज़ की प्रॉब्लम है, पेस्टिसाइड की है, एंटीबायोटिक्स की है, ये जो है क्रॉप प्रोडक्ट में, वेजिटेबल प्रोडक्ट में, मिल्क प्रोडक्ट में, मीट में, सब जगह समस्याएं हैं। इसलिए हमारे पास हार्मोनाइज्ड मेथड्स भी होने चाहिए। जो हमारे एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट, जैसा कि डॉक्टर बजाज ने बताया कि इवन जो वॉलमार्ट हैं, ये जो स्पेसिफिक जो हमारे जो है ले रही हैं, उनके अनुसार उनको सब कुछ चाहिए। तो ये बहुत बड़ी मतलब हमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस बारे में करना पड़ेगा कि एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के नियमानुसार हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और इसको अगर हम अपॉर्चुनिटी की तरफ को देखते हुए अगर हमें आगे बढ़ें तो हमारे भारत का जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। और दुनिया को भी फीड करने में, दुनिया को तो हम इसमें काफ़ी चीज़ें दे रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री ने ऑफ़र भी किया है कि हम जो है दुनिया के लिए हम एक कुछ कर रहे हैं, जैसे हमने वैक्सीन के क्षेत्र में किया है। कोविड वैक्सीन पर हमने दिया 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन अपने देश में लग गई। तो हमारे यहाँ ये इसी क्षमताओं में, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने किया है कि 200 करोड़ वैक्सीन लगाना देश में आज तक दुनिया का कोई भी देश अचीव नहीं कर पाया, चाइना के अलावा, जो कि पिछले 50-60 सालों कभी नहीं हुआ होगा। तो इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर से, इन्हीं मैन पावर से, इन्हीं ह्यूमन रिसोर्सेज से हमने करके दिखाया है। तो डॉक्टर राव का जो जो भी सजेशन है काफ़ी अच्छा है, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। थैंक यू सर। Pre-doctoral and postdoctoral fellowships with rich working experience at Cornell University and Michigan State University, USA. Her research experience and efforts include economic analysis, impact assessment, research and technology transfer and commercialization, and incubation both at national and international level. So, Dr. Sudha Mysore, now floor is yours. Another maybe 15 minutes. Yes. Will be enough for you. Thank you. बहुत धन्यवाद सर, चेयरमैन और को चेयरमैन का और सभा में बैठे हुए सभी लोगों का। मैं हिंदी में बोलने की बहुत कोशिश करूँगी। आज तो ये बात करने के लिए आई हूँ यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसा कर सकता है। और ICAR के करीब 100 इंस्टीट्यूट्स हैं जिस अलग अलग डिसिप्लिन्स पे, फ्रूट्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे काम करते हैं, सीरियल्स पे काम करते हैं। उनके साथ जुड़ के आप अपना कारोबार कैसे शुरू कर सकते हो,
कैसा इसका मुनाफा उठा सकते हो, इसके बारे में मैं बोलने के लिए आई हूँ। नेक्स्ट प्लीज। भारत सरकार ने इतने सारे पैसे दे रखे हैं कि पूरा, अब अगर देखेंगे तो आजकल जो जमाना चल रहा है, हर जगह 1,00,000 रुपया रखे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए। अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देखते हैं तो 500 करोड़ इसके लिए रखे हैं। हर जगह इतने सारे पैसे रखे हैं, लेकिन ये पैसे को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आपको काफ़ी जानकारी लेना पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। इस पे अगर एक और बात आजकल सुनाई दे रहा है कि स्टार्टअप्स का ही जमाना चल रहा है। कहाँ देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वैल्यू चेन में लाना है, एक देहात का स्टार्टअप है, कोई और स्टार्टअप आया, सभी लोग इसी में जुड़े हैं। क्रॉप इन है, टेक्नोलॉजी को जुड़ते हुए काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आए हुए हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये सबका स्टार्टअप्स का जमाना चल रहा है। नेक्स्ट। लेकिन स्टार्टअप कैसे शुरू किया जा सकता है? हम भी एक स्टार्टअप शुरू कर सकते क्या? जरूर कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक कंपनी शुरू करनी चाहिए, उसको 10 साल से कम होनी चाहिए, उस पर 100 करोड़ के कम का इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आप वो DPIIT में रजिस्टर कर देंगे तो आप स्टार्टअप बन सकते हैं। स्टार्टअप शुरू करने का क्या फ़ायदा है? काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये है स्टार्टअप 10 साल के अंदर है, अगर हो तो आप स्टार्टअप कह सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। सो स्टार्टअप करने से आपको काफ़ी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में पैसा मिल सकता है। 3 साल तक आपका टैक्स रिबेट हो सकता है। अगर आप शुरू किया लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा तो आप बंद भी कर सकते हो 90 डेज में। ऐसा काफ़ी सारे स्टार्टअप के बेनिफिट्स है। नेक्स्ट प्लीज़। दूसरा ये है कि फंडिंग सपोर्ट, इतना सारा फंडिंग सपोर्ट मिलता है कि आप अपना कारोबार खुद कर सकते हो और जा सकते हो। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट प्लीज़। इसके बारे में मैं थोड़ा सा दे रही थी। नेक्स्ट। अगर एक स्टेट में स्टार्टअप्स के लिए इतना सारा बेनिफिट्स दे रखे हैं, अगर आप आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो टी हब बोल के एक शुरू किया है, कर्नाटक में देखेंगे तो एक और कुछ स्टार्टअप सपोर्ट के लिए ही काफ़ी सारे स्कीम्स हैं। आप स्टार्टअप्स के साथ जुड़ सकते हो, अपना कारोबार शुरू कर सकते हो, आप खुद कमाना शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट प्लीज़। लेकिन ये सब इतना आसान लगता है, अगर आप शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने एक, आजकल के नौजवान ऐसे होते हैं कि सभी लोग सोचते हैं मेरा पैशन है, मुझे कुछ करना है, मुझे सिर्फ सरकारी नौकर नहीं बनना चाहती हूँ, मैं अपने आप कारोबार करना चाहता हूँ। शुरू करेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन आधे रास्ते 3 साल के बाद आपको पता चलेगा कि जो कंप्लायंसेस चाहिए, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है, आपने किया नहीं। जो आपको अच्छा सा एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, बहुत अच्छा काम कर रहा, लेकिन इसका स्केल अप करना है, आगे ले जाना है, आपके पास फाइनेंस नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि सब कुछ कर दिया, 5 साल गुजर गए, उसके बाद आपको पता चलता है कि कोई बड़ा कंपनी ऑलरेडी ये सब कर रही है, उनका बहुत अच्छा सा चल रहा है, तो आपका कहाँ से चलेगा? अगर आप सब कुछ फिर से शुरू करना बोले तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट प्लीज। तो ये सब बातों की ध्यान में रखते हुए हमारा इंक्यूबेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक गवर्नमेंट एजेंसीज ने काफ़ी मेहनत किए हैं, काफ़ी स्कीम्स लाए हैं। इसी दौरान ICAR का भी अपना खुद का स्कीम्स है, उसके बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ। नेक्स्ट प्लीज़। तो हमारा ICAR में ऐसा है कि हमने एक सिस्टम अडॉप्ट किया है WTO में ज्वाइन होने के बाद। ये है IPTM, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट यूनिट बोल के एक शुरू किए हैं। इसके अलावा इंक्यूबेशन सेंटर्स शुरू किए हैं। इंक्यूबेशन बोले तो आप सबको पता है कि एक छोटा बच्चा अगर माल नरिश्ड हो या प्रीमेच्योर हो, उसको एक बहुत अच्छे सी जगह रखे, उसको थोड़ा बड़ा होने तक उसका देखभाल करते हैं। इसी तरह इंक्यूबेशन में
हम आपको हर तरह का आप अपना कारोबार शुरू करके सक्सेसफुल लेने तक आपको हैंड होल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ऐसा इसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इवन यूनिवर्सिटीज़ हैं जुड़े हुए हैं, वो सब हमारा टेक्नोलॉजीज लाते हैं और उसको पॉपुलराइज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये WTO आने के बाद 1994 से ये बहुत ज़्यादा चालू हो गया। इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफिसर्स। वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में और इंक्यूबेट करने में बहुत मदद करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। तो हमारा ICR, जैसे मैं बता रही थी कि हमारा ICR ने एक सिस्टम अडॉप्ट किया है, उस पे है IPTM, एपेक्स लेवल में IPTM है, हर जोन में एक जोनल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ऑफिस है और हर इंस्टीट्यूट में एक इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट यूनिट होती हैं जो टेक्नोलॉजीज़ को लेके उसको प्रोटेक्ट करके उसको कैसे हम स्केल अप करके पॉपुलराइज करना बोल के सोचते हैं। क्योंकि हम सारे टेक्नोलॉजीज़ ले आते हैं, बीज ले आते हैं, फर्टिलाइजर्स लाते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं, लेकिन सबका हम खुद अपना तैयार करके बेचना बोले तो हमारे पास ना मैन पावर है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि लाइसेंस देके आपको हमारा एम्बेसडर बना के आपके थ्रू हम ये टेक्नोलॉजीज़ को पॉपुलराइज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये करीब 10 साल से हम कर रहे हैं और काफ़ी तक करीब 27 करोड़ तक हमने इसका हमारा एडवांटेज भी हुआ है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ICR ने ऐसा एक डिसीजन लिया है कि ये सभी लोगों का एक सेंट्रल एरिया में होनी चाहिए। ये सोच के उन्होंने एक कंपनी शुरू किया, वो कंपनी है एग्रीनोवेट, उसी का मैं CEO हूँ। ये एग्रीनोवेट सेंट्रल लेवल पे ये पूरा ये जो है जिसी का भी टेक्नोलॉजीज हो, करीब 100 इंस्टीट्यूट्स का टेक्नोलॉजीज हमारे तरफ से हम लाइसेंस देके उसको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो ये है, हम एक एक इंस्टीट्यूट अपना टेक्नोलॉजीज को प्रोटेक्ट करके हमको देते हैं और हम इसको कमर्शलाइज करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं? नेक्स्ट प्लीज। ये काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट प्लीज। हमारा वेबसाइट आप अगर देखेंगे www.agriinnovate.co.in, उसमें जाएंगे तो आपको अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ पे जाके आप प्रेस करेंगे तो आपको पूरा टेक्नोलॉजीज़ जो अवेलेबल है वो दिखेगा। वो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। वो एक मान लीजिए आप एक सीड वैरायटी कुछ देखा, इसका डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें कैसा क्या फ़ायदा है, क्या उसमें इनोवेशन है, क्या सबसे अच्छी बात है, वो सभी बातें उसमें दिखाई देती हैं। और नीचे एक प्रेस बटन होती है, एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट, अगर वो उसके ऊपर आपने प्रेस किया तो नेक्स्ट प्लीज एक बॉक्स खुलता है, इसमें आप अपना पूरा इंफॉर्मेशन भर दीजिए और सबमिट कीजिए। सबमिट करेंगे तो हमारा बिजनेस मैनेजर्स लोग आपसे मुलाकात करके आपको ये टेक्नोलॉजी देने की सारे सुविधा करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये बातें हम 2018-19 से शुरू किए हैं। पहला वर्ष हमने अराउंड 15 टेक्नोलॉजीज़ को कमर्शलाइज किए थे। दूसरा वर्ष हमने करीब 100 टेक्नोलॉजीज़ को कमर्शलाइज किए। अभी काफ़ी तक 115 टेक्नोलॉजीज़ का कमर्शलाइजेशन हो गया। कुल मिला के करीब 300 टेक्नोलॉजीज़ का कमर्शलाइजेशन करके हमारा अपना प्रॉफिट, हमारा अपना आमदनी है अबाउट 13 करोड़ तक हमने कमाई की है। ये जो टेक्नोलॉजीज़ लिए हैं उनका तो आप सोच सकते हैं कितना उसका प्रॉफिट आया हुआ। नेक्स्ट प्लीज। इसमें ज़्यादा तक बहुत कम दाम वाले टेक्नोलॉजीज़ होते हैं, वो होते हैं लाइसेंस फ़ी जो होता है आपको पे करना होता है, वो 2 लाख से 5 लाख के अंदर ही होता है। और सबसे ज़्यादा हमारा हॉर्टिकल्चर का और क्रॉप साइंस का काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ हमने कमर्शलाइज भी किए हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। हम ये टेक्नोलॉजीज़ को लेके ऐसा आप सबको पास ले आते हैं, सबको दिखाते हैं, उसका मूलक आपको पता चलता है कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ है, कैसे हम आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज।
हम ये फ्लायर्स बना के पॉपुलराइज भी करते हैं, मास मीडिया में डालते हैं, तो सबको ये पता चलता है। नेक्स्ट प्लीज। आपको रिसेंटली हमने एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने एरोपोनिक टेक्नोलॉजी लेके पोटैटो सीड प्रोडक्शन का एक तकनीक को लेके उन्होंने लाइसेंस लिया, उसका आप देख सकते हैं। इसी तरह का कर्नाटका मिल्क फेडरेशन ने हमारा NDRA नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से 10 टेक्नोलॉजीज़ को लाइसेंस लेके वो खुद बना के बेचने का प्रयोगार कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज़। सो ये बातें मैंने आपको समझाया, लेकिन अब कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और इंक्यूबेशन की क्या बात होती है। नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट प्लीज़। सो ये इंक्यूबेशन में ऐसा होता है, आप हमसे एक टेक्नोलॉजी लेते हैं, मान लीजिए एक डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी है, नहीं तो एक सीड का एक टेक्नोलॉजी लिया, उसका सिर्फ आप 2 या 5 लाख के अंदर हमको अपफ्रंट वैल्यू पे करके वो टेक्नोलॉजी आपको हम पूरा समझाएंगे। उसके बाद क्या होता है, आपको फिर आपका अपना कारोबार शुरू करना है, उसके लिए सिर्फ और 10 लाख आपको खर्च करना पड़ता है। ये सब नहीं करने के लिए हमने ऐसा टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेशन फैसिलिटी शुरू किए है। हमारा जो 50 इंस्टीट्यूट्स में ये टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ आप जुड़ सकते हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके आप अपना कारोबार चला सकते हो। आप आपका टेस्ट प्रोडक्शन करके उनका साइंटिस्ट के हैंड होल्डिंग के अंदर आप प्रोडक्शन करके सेल करके आप आपका टेस्ट मार्केटिंग करके देख के उसके बाद आप अपना कारोबार बढ़ा सकते हो। इसको टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। दूसरा है कि अगर आप एक बिजनेस इंक्यूबेशन, आपके पास एक आइडिया है, वो आइडिया को कैसा आगे ले जाना है, कैसा एंटरप्रेन्योरशिप बनाना है, उसका भी हमारे पास काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसा सुविधा है। आप अपना वैज्ञानिक के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, वो आपको पूरा बताएंगे कैसा जाना है और लिंक भी करेंगे, और जिस यहाँ से आपको पैसा मिल सकता है, कोई कमीशन मिलेगा क्या, कोई सब्सिडी मिलेगा, पूरे बातें बता के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आपको आपका कारोबार बढ़ाने की हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जो आपको ये ज़रूर, जब भी आप कुछ कारोबार करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, तो प्लीज़ ये 5 आपको ये समझनी चाहिए। एक है जो भी है उसका इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट होनी चाहिए। दूसरा है उसको स्केल अप करने की आवश्यकता होनी है, और तीसरा है कि आप एक संस्थान के साथ जुड़िए और संस्थान का हेल्प लेके इन्वेंट आपका जो भी है उसको बढ़ाया दिए। उसके आपको रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हो, मार्केट कैसा असेस करना है, ये सभी बातें पता चलता है। और ये अगर एक संस्थान के जुड़ने से आपको काफ़ी मुनाफा हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज। मैं कह रही थी कि 50 से ज़्यादा ऐसा इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ है। एक आप देख सकते हो, जो भी ICR इंस्टीट्यूट आप लेंगे उसमें फिश का हो सकता है, हॉर्टिकल्चर का हो सकता है, स्पाइसेस का हो सकता है, उस पर आपको एक इंक्यूबेशन फैसिलिटी हो सकती है। आप टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, आप खुद का अपना विचार लेके आ सकते हैं, इन इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ के आप अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। मैं एक दो ऐसा बहुत एग्जाम्पल्स देती हूँ। एक काफ़ी सारे बच्चे आते हैं हमारे पास, PhD करने आते हैं, वो हमारा एक बायोपेस्टिसाइड लेके वो खुद अपना शुरू करके आजकल वो उनका ऑलमोस्ट 30 crores का उनका आमदनी है, और he has been recognized as one of the top 10 biotechnological institutes in the country. ऐसी काफ़ी सारे हैं, करीब 1000 ऐसे स्मॉल एंटरप्राइजेस है हमने सपोर्ट किए हैं। आप भी उनके हमारे साथ जुड़ के ये सभी का इस डेफिनेशन डेवलपमेंट ले सकते हो। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। तो अगर ये भी हो सकता है, फॉडर का भी उत्पादन हो सकता है, कोई भी हो। नेक्स्ट प्लीज। देखो, एक स्पाइसेस में एक लेडी ने डेवलप लेके प्राइम मिनिस्टर तक उन्होंने उनका विचार चला गया है। नेक्स्ट प्लीज।
तो एक फार्मर से कटल का एक बहुत ही इनोवेटिव था, उसको हम उसको रजिस्टर करवा के उनको हेल्प करके उनका आमदनी बढ़ाया। ऐसा भी इंस्टीट्यूट्स काम करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो आप हमारे साथ जुड़ के हमारा टेक्नोलॉजी ले सकते हो, नहीं तो आपका विचार के साथ आ सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। तो हर एक ये फ्रूट हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, जो भी है हमारे साथ, हमारे पास 100 इंस्टीट्यूट्स का है। तो आपसे ये विनती है कि आप हमारा वेबसाइट देखिए, हमारे साथ जुड़िए और आपका जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है वो डेवलप कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। कि आज इस बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन था जिसमें कि हमारे 5 लेक्चर हुए और 5 लेक्चर 5 तरह के थे, जिसमें कि तरह तरह की बातें सब लोगों ने अपना बातें शेयर की। ख़ास तौर से जो है बालाजी साहब ने जो जो किया, उन्होंने किस तरह से उन्होंने इनोवेशन करके किस तरह से उन्होंने इंडिया के जो है हॉट जो यहाँ इंडिया के मैंगो है या यहाँ का और फ्रूट है, फल है, वहाँ पर जा कर के उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। और उनका एक सजेशन था कि एक प्लेटफार्म होना चाहिए, क्योंकि उनसे लोग फ़ोन नंबर मांग रहे थे उनका। तो एक क्यों ना एक प्लेटफार्म बनाया जाए भारतीय किसान संघ के संयोजन में, ताकि वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, किस तरह से वो जुड़ करके अपने प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट के लिए कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारा लेक्चर प्रोफेसर सांतरा का था, जिन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताया कि किस तरह से इंडस्ट्री और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन एक साथ काम कर सकते हैं। और शुरू में ही अगर आप काम करें साइंटिस्ट और इंडस्ट्री, तो जो टेक्नोलॉजी का जो हमारा जो रिलीज होती है, जो फार्मर्स तक, हमारे स्टेक होल्डर्स तक पहुंचती है, वो समय हमारा कम हो जाएगा। और साइंटिस्ट लोग जूझते रहते हैं अपने से करने में, जो स्किल इंडस्ट्री के पास होती है वो हमारे पास नहीं होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम साइंस कर लेते हैं, हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हम प्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन जो उसकी पैकेजिंग है, जो उसको फॉर्मूले में लाना है, वो इंडस्ट्री वाले कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे देश में भी कम है। हम बहुत बाद में जुड़ते हैं इंडस्ट्री से, बहुत कम जुड़ते थे पहले। इंडस्ट्री का भी इनोवेशन रहता है वो भी, लेकिन आजकल पिछले मैं समझता हूँ कि 5-7 सालों से इतना ज़्यादा इंडस्ट्री और एकेडमिया इंटरफेस हो रहे हैं कि वो चीज़ धीरे धीरे हमारे देश में आ रही है। और परहैप्स इन नेक्स्ट 5 ईयर वी विल रीच टू सम मोर एक्सपांड। तरुण बजाज जी ने तो आपने देखा बहुत बढ़िया, उन्होंने एक जहाँ हमारा क्या एक्सपोर्ट है, कहाँ कहाँ पोटेंशियल है, क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या चैलेंजेज हैं, जो उन्हें बताए हैं। उसमें साइंटिस्ट का क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है इनोवेशन का है। किस तरह से हम अपने प्रोड्यूस को सेफ बनाएं, सेफ, और जिस कंट्री को हमारा प्रोड्यूस चाहिए वो कंट्री उसको एग्री करे, उसके लिए हमें तैयार होने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें जो है साइंस डिपार्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। हमारे मेथड्स हैं, जो मेडिकल मेथड्स हैं, हार्मोनाइज्ड होने चाहिए ताकि एक्सेप्टेबल हो। उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़े। प्रभाकर राव जी ने बहुत ही अच्छा सजेशन दिया किस तरह से हम हाई वैल्यूड क्रॉप को हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे करके अपना एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। और ये अपने आप में एक उन्होंने सारे एग्जाम्पल दिए, कॉटन का, वेजिटेबल फ्रूट का, कपास का, ये सब एग्जाम्पल देकर अपने समझाया। और फाइनली डॉक्टर सुधा मैसूर ने ICR में किस तरह से टेक्नोलॉजी को हम कमर्शलाइज कर रहे हैं, किस तरह से हम उनको मतलब एनकरेज कर रहे हैं अपने फार्मर्स को, स्टेक होल्डर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, कि लगभग यहाँ पर आकर के हमारे इंक्यूबेटर में आकर काम करें, अपना प्रोडक्ट को बनाकर बेचें। और एक अच्छे, और मैं समझता हूँ कि 50 इंक्यूबेटर में कम से कम जो है लगभग 250-300 इंक्यूबेटर्स हैं इस समय, जो कि इसमें चल रहे हैं। और इसका बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। पिछले 5 सालों में इस पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ा है। बहुत सारे एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो इनके साथ, इन शब्दों के साथ मैं अपने ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देता हूँ, अपने साथी डॉक्टर सोमदेव और डॉक्टर रामकृष्णा की तरफ से, और आप लोगों से कि हमने विद इन टाइम हमने सब ख़त्म कर दिया। बहुत सारी चीज़ निकल के आई हैं, वो जब रिकमेंडेशन वगैरह लोग जब बनाएंगे तो उसको हम लोग लास्ट सेशन में उसको प्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। हमारा अगला सेशन के पहले हम टी ब्रेक। को चेयरमैन थे डॉक्टर सोमदेव जी। हमारे वक्ताओं में डॉक्टर बालाजी आगलावे,
प्रोफेसर स्वदेश मुकुल सांत्रा, डॉक्टर तरुण बजाज एपिडा से, डॉक्टर प्रभाकर राव, और आखिरी में डॉक्टर सुधा मैसूर। हमारा अगला सत्र 7 बजे से है। हमारे जो आज के विनर्स है उनका हमको एक उद्बोधन